फाइनेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी की जिंदगी के लिए? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा है देन क्राई इन ए मर्सिडीज, व्हाई क्राई इन ए 800 कार। 3 ऐसी सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत फाइनेंशियल गलतियां हैं जो किसी को नहीं करनी चाहिए। आज जिसने ये पॉडकास्ट देख लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि उसको कहीं फिर आगे पैसे के लिए तो तकलीफ नहीं होने वाली है। बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर है टॉप 5 आपके हिसाब से जिसपे इन्वेस्ट करना चाहिए? आप बजाय किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाएं, आप देश में पैसा लगाएं। मुकेश अंबानी जी सबसे रिच इसलिए है क्योंकि शेयर मार्केट में अगर किसी को अभी घुसना है तो उसकी परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए? जितने लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया का 10% भी नहीं। अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है 20-30 साल बाद जो हमारे 5-10 हज़ार है ये करोड़ों बन जाए। अगर किसी न्यू कमर को क्रिप्टो में एंटर होना हो तो उसके लिए सही बात क्या है? मतलब मेरे पास बहुत अच्छा पैसा था लेकिन मेरे नुकसान इतने ज़्यादा हो गए कि मैं डेट में आ गया। मतलब ये स्टेज आ गई कि मैं आज मरूं और अब मरूं और कैसे मरूं। दीपक वाधवा जी के लिए ट्रेडिंग या बिजनेस? ट्रेडिंग। क्रिप्टो मार्केट या प्रॉपर्टी? पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन पैसा सिर्फ जॉब करके नहीं कमाया जा सकता है। पैसा कमाना रियली तब होता है जब आप सो रहे हो तब भी पैसा आपके लिए कमा रहा हो। और ये सब कैसे होता है? इन्वेस्टमेंट करके, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, क्रिप्टो मार्केट में, और बहुत से तरीके हैं। तो कैसे जाने पैसा कैसे कमाएं और पैसा हमारे लिए कैसे काम करे? तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस एक्सपर्ट है आज हमारे साथ, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से दीपक वाधवा जी हमारे साथ हैं और उनके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी अरविंद अरोड़ा शो में। थैंक यू अरविंद, थैंक्स अ लॉट। और मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे इनवाइट किया और मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा पर्याप्त ज्ञान है मैं आपके साथ और आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाऊँ। क्या बात है। एजेंडा सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इस पॉडकास्ट में आप क्या जानेंगे? देखिए, इस पॉडकास्ट में सबसे पहले अहमियत जानेंगे फाइनेंस की, कितना इंपॉर्टेंट है और आप कितना ज़रूरी है पैसा कमाना। आपकी ज़िंदगी कितनी टर्न अराउंड हो सकती है पैसे कमाने से और आप जी सकते हैं ऑब्वियसली अगर आपके पास आपके दादा परदादा का दिया पैसा नहीं है तो। फिर उसके बाद तरीके क्या हो सकते हैं फाइनेंस को इम्प्रूव करने के, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के। हम बात करेंगे शेयर मार्केट की खुल के, उतनी ही जितनी सेबी परमिशन देता है। हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की और हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, जिससे डरते हैं हम इंडियंस, लेकिन जहाँ डर है पैसा वहीं कमाया जाता है। तो पॉडकास्ट का एजेंडा बिल्कुल सेट है और हम जानेंगे दीपक वाधवा जी की भी स्टोरी कि वो फाइनेंस वर्ल्ड में इतना नाम कैसे कमाएगा और कैसे इंटरेस्ट आया। ये आज का एजेंडा और उसके अलावा बहुत सारी बातें करेंगे दीपक जी से। सबसे पहला सवाल सर, फाइनेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी की ज़िंदगी के लिए? अरविंद, मैं जैसे आपने कहा कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। True. और मैं उन लोगों को निहायत ही बेवकूफ़ कहता हूँ जो कहते हैं अरे पैसा नहीं है तो क्या है, अब वी आर हैप्पी। मैं उनसे कहता हूँ भाई, जब तुम्हारे घर में कभी कोई बीमार हो जाएगा और डॉक्टर कहेगा 30 लाख रुपए चाहिए, तो खुशी से रहोगे या दुख से रहोगे? दुखी होगा। तो पैसा उस वक्त कहाँ अहमियत रखता है। True. और दूसरा, आज की तारीख में अरविंद, आप ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ना, हम मतलब इस माइंडसेट से बाहर निकलें कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है। आज सुबह एक आदमी 9 बजे जॉब के लिए, 7-8 बजे घर से 9 जॉब के लिए निकलता है, 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचता है, 6 बजे तक मेहनत करता है, एक्सटेंडेड आवर्स भी करता है। किसके लिए? क्या मन की खुशी के लिए? ये सब कहने की बातें हैं, वो पैसे के पीछे है। और पैसा आज इतना ज़रूरी है कि अगर आज आदमी बीमार हो जाए तो वो 3 महीने बेड रेस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी EMI चल रही है, उसके बच्चों की फीस चल रही है, घर की किस्त चल रही है, गाड़ी की किस्त चल रही है, बीवी के खर्चे चल रहे हैं। तो कहाँ है मन का सुख? करेक्ट। तो पैसा हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पास तो मतलब यू विल बी, मतलब मैं बताऊँ आपको, मेरे पास जो है लोग आते हैं 25,000 कमाने वाले से 25 लाख रुपए महीना कमाने वाला भी। परेशानी और दर्द सबका एक है। जो 25,000 कमा रहा है वो भी अपनी सैलरी का 20% नहीं बचा पा रहा, और जो 25 लाख कमा रहा है वो भी अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का 20% हर महीने नहीं बचा पा रहा। क्योंकि 25,000 वाले के खर्चे उस तरह से हैं, जैसे ही वो 25,000 से निकल के 1 लाख के ब्रैकेट में आएगा वो घर भी ले लेगा, वो EMI पे गाड़ी भी ले लेगा, वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा देगा, उसकी वाइफ भी 4 किट्टियों में जाने लगेगी। तो दिस इज हाउ वी लिव सोशली।
तो मैं ये नहीं मानता कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आज आपके ऊपर कोई भी दुख आपदा विपदा आ जाए, आप देखो अगर आपके पास पैसा है तो वो कितनी इजीली आप हैंडल कर सकते हो, और पैसा नहीं है तो कितनी इजीली आप हैंडल कर पाते हो। करेक्ट। सो मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड मनी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। थोड़ा सा आप समाज में देखो क्या हो रहा है। एक लड़का जो 35-50 हजार की जॉब कर रहा है, वो भी आज iPhone 17 लेके चल रहा है, चाहे वो किस्त पे लेके चल रहा है। करेक्ट। पैसा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसे समाज को दिखाना है। करेक्ट। वो लड़का बाइक लेगा, 2 लाख की बाइक लेगा, चाहे EMI के कंधे तले, मतलब EMI के बोझ तले कंधे झुक जाएं उसके, लेकिन ही हैज टू शो द वर्ल्ड दैट ओके आई एम डूइंग गुड। और मेरा तो साफ कहना है, अगर आपके पास पैसा है देन क्राई इन ए मर्सिडीज, व्हाई क्राई इन ए 800 कार। अमेजिंग। इसमें यहाँ 2-3 सवाल मेरे उठते हैं, क्योंकि आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपने लोगों को देखा है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी लोगों के देखे हैं। तो 3 ऐसी सबसे बड़ी गलतियाँ जो लोग करते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत फाइनेंशियल गलतियाँ हैं जो किसी को नहीं करनी चाहिए, वो आपने क्या नोटिस की हैं? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी गलती करे बैठा हूँ, और मैं किसे खुले बिल्कुल उसमें बताता हूँ जी, कि मेरे पास पैसा भी था जी, मेरे को अकल भी थी जी, ठीक है, बट मुझे लगता था कि मेरा ये जो बिजनेस चल रहा है ये मेरे लिए सुप्रीम है, मैं क्यों इधर उधर पैसा इन्वेस्ट करूं जब मेरे को ये बिजनेस अच्छा पैसा दे रहा है। करेक्ट। मैंने अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ही नहीं किया। अगर मैं उस वक्त 50,000 रुपए की सिप कर देता, और मेरे पास थे भी, ऐसा नहीं था कि मेरे पास नहीं थे, आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास नॉलेज भी थी कि म्यूचुअल फंड नाम की कोई चीज होती है, स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज होती है, इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज होती है, लेकिन हमें क्या लगता था, अरे छोड़ो ना, क्या जमीन में पैसा लगाना, क्या इधर लगाना, बिजनेस में लगाते हैं ना, बिजनेस का स्टॉक लेते हैं, यही अपना बढ़ेगा। तो कुल मिला के हम एक, मतलब वो अंग्रेजों की कहावत है ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो हमने वो गलती करी। ओके। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो इंश्योरेंस को अहमियत नहीं देते हैं। अभी हम इस पॉडकास्ट के दौरान आपको बताऊंगा इंश्योरेंस कैसे खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ओके। एंड यू विल ऑल्सो एग्री टू इट, और आपकी ऑडियंस भी जब तक ये पूरा पॉडकास्ट सुनेगी, उन्हें ये समझ आ जाएगा कि इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है और इंश्योरेंस के क्या क्या मायने हैं। करेक्ट। एक थोड़ा सा हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि हम वेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं, और क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैंडी होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। बढ़िया। तो ये हो गया। तीसरा, आज आप ये मत सोचिए कि मैं 18 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं, मैं 26 साल का हूं, अरे अभी क्या मेरे ऊपर लाइबिलिटीज हैं, अभी कौन सा मेरी फैमिली, अभी तो पापा बैठे हैं, अभी तो मम्मी कर रही है। करेक्ट। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, एज, क्योंकि अभी आपको मैं एक ऐसी कैलकुलेशन दिखाऊंगा अरविंद, कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तो मैटर है ही नहीं। ओके। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू आर इन्वेस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आज जिसने ये पॉडकास्ट देख लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उसको कहीं फिर आगे पैसे के लिए तो तकलीफ नहीं होने वाली है। पहले तो अरविंद मैं आपका ये मिथ तोड़े देता हूं कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। ओके। छोटा पैसा, बड़ा टाइम, 2 चीजें होती हैं इन्वेस्टमेंट में, एक टाइम और एक पैसा। आप कोई भी चार्ट अगर लगाते हैं, जैसे आप चार्ट्स देखते होंगे कि मेरा पैसा, मैंने 1000 रुपए लगाया था, वो ग्रो करके आज 1 लाख हो गया, तो उसमें एक क्या है, टाइम चल रहा है और एक पैसा चल रहा है। तो टाइम आप जितना बढ़ा लेंगे उतना ये पैसा कंपाउंड जल्दी हो जाएगा। बढ़िया। जैसे कि सर ने कहा आपसे कि ये पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ेगी और आपको पता लगे आपको क्या करना है। मैं तो कॉपी पेन लेके बैठ गया हूँ, पर क्या आपने लिया है? क्या कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो लेके बैठो। ऐसी एजुकेशन पॉडकास्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं और। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बता ही दिया कि फाइनेंस किस लिए इम्पोर्टेंट है। 2 गलतियां आपने बताई जो लोग जनरली करते हैं। तीसरी ऐसी कोई गलती आपने पॉइंट आउट की है? मैंने बताया ना, अर्ली एज में शुरू नहीं करते। वो सोचते हैं कि अभी 26 का हूँ, अभी 30 का हूँ, अभी क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की या पैसा जोड़ने की। ओके। और वो उड़ाने पे लगे रहते हैं, पार्टी करते हैं। अपने दिल्ली में या बेंगलोर में तो आपने देखा ही है, लोग मतलब वीकेंड आया नहीं और उन्होंने 10-15 हज़ार खर्च किए नहीं। करेक्ट, करेक्ट। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि आपको फाइनेंस नॉलेज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू कौन कौन से ऐसे सेक्टर है, टॉप 5 आपके हिसाब से, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को? अरविंद, मैं ना ये सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं बताता हूँ किसी को।
ओके। क्यों नहीं बताता हूं कि हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अभी हम 2026 के मुहाने पे हैं बिल्कुल जी। 2025 में फार्मा बहुत अच्छा चल रहा था, ट्रू। एफएमसीजी चल रहा था, क्योंकि उस वक्त कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी लेकिन आदमी खाना खा रहा था, दवाइयां बिक रही थी, तो वो सेक्टर कई सालों बाद एकदम ट्रेंड में आ गया। अब आज के तारीख में फार्मा नहीं इतना अच्छा चल रहा, क्योंकि अब कोई बीमारी नहीं है, कोई मतलब पेंडेमिक टाइप की सिचुएशन नहीं है, जितने रेगुलर लोग बीमार हो रहे हैं दवाई खा रहे हैं, बस वो ग्रोथ उसकी नहीं हो रही उतनी, स्टैग्नेंट है या एक मतलब जो ग्रोथ है वो बहुत ही मतलब लीनियर मेथड में हो रही है, कोई भाई मतलब पैराबोलिक ग्रोथ नहीं हो रही। करेक्ट। ऐसे ही 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा हम ट्रांसपोर्टेशन को ईज करेंगे, सड़कें बनाएंगे, तो उस टाइम में देखा होगा आपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर चल गया था। फिर उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे, डिफेंस को लाइन अप करेंगे, डिफेंस चल गया। फिर उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, तो इंडस्ट्रियल में जो कोर इंडस्ट्री वाले सेक्टर थे वो चल गए। करेक्ट। फिर उन्होंने रेलवे को बीच में प्रोत्साहन दिया, रेलवे चल गया। लेकिन जब एक सेक्टर चल रहा है तो वो उतने मतलब मेलो डाउन हो रहे हैं। ट्रू। तो मेरा कहना ये है कि आप बजाय किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाएं, आप देश में पैसा लगाइए। देश में पैसा लगाना जब मैं कहता हूं तो उसके लिए दो कंपोनेंट आते हैं। एक है निफ्टी। निफ्टी का मतलब होता है 50 सबसे बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। निफ्टी क्या है दोस्तों? एक इंडेक्स है, उसमें 50 बेस्ट कंपनीज है, यानी टॉप 50 कंपनीज है। करेक्ट। कल को इन टॉप 50 कंपनीज में कोई भी कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी और उसका स्टॉक प्राइस यानी मार्केट कैप कम होएगा तो 51 बिल्कुल तैयार खड़ी है अंदर घुसने के लिए। ये वाली कंपनी बाहर, 51 अंदर। अगर फिर कोई होगा तो अब जो 51 बन गई है वो अंदर, कोई बाहर। जैसे कि किसी टाइम में येस बैंक करके एक बैंक है, करेक्ट, वो निफ्टी का हिस्सा था। अनिल अंबानी जी की 5 कंपनियां, 3 कंपनियां निफ्टी का हिस्सा थी। तो लेकिन अगर अंडर परफॉर्मेंस आई तो निफ्टी क्या है, हर 3 महीने 2 महीने, जरूरी है तो हर महीने बाहर निकाल देती है कंपनी को, अंदर डाल देती है। तो आपका मतलब क्या है निफ्टी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं कि यू आर ऑलवेज विद बेस्ट 50 कंपनीज। उसमें फार्मा भी आ गया, उसमें डिफेंस भी आ गया, उसमें बैंक भी आ गया, उसमें मतलब सब तरीके से आ गया। लेकिन ये क्या है, लार्ज कैप सेगमेंट है, यानी बेस्ट 50। करेक्ट। अब इनमें ग्रोथ थोड़ा कम है, रिस्क भी कम है, ग्रोथ भी कम है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एक मिड कैप में इन्वेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा स्मॉल कैप में कर देंगे। वो अभी मैं बता दूंगा कि किस किस रेशियो में आप करें तो बेस्ट पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। और कुछ गोल्ड में करिए, कुछ सिल्वर में करिए, कुछ क्रिप्टो में करिए। तो अपन पूरा एक बास्केट तैयार करेंगे आज धीरे धीरे। आप बास्केट तैयार करेंगे, लेकिन जब आपने कहा कि आप निफ्टी में इन्वेस्ट करिए, ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है कि इन्वेस्ट इन इंडिया। ये स्टेटमेंट 1991 के 92 में हर्षद मेहता जी ने भी बोला था। जी हाँ, जी जी, करेक्ट, उसने भी बोला था। तो निफ्टी आपने बोला, एक लेमैन को कैसे समझ में आएगा उसको निफ्टी में कैसे करना है? तो एक नॉर्मल प्रोसेस बताइए। देखिए क्या है कि आप इसके लिए 2-3 प्रोसेस हैं। ओके। एक, आप स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खोलिए किसी भी ब्रोकर के यहाँ, आप गूगल कर लीजिए डीमैट में टॉप 10 ब्रोकर्स, जो पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां है, सारे अच्छे हैं। आजकल सब कॉम्पिटिटिव हैं, तो वो वाला पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, सारे अच्छे हैं। Correct. आप टॉप 5 में किसी में भी अकाउंट खोल लीजिए, डीमैट अकाउंट खुलेगा आपका। अब वो डीमैट अकाउंट जो होगा वो कई चीज़ों का मतलब उसमें कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ETF भी ले सकते हैं, स्टॉक भी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं आजकल आप उसी अकाउंट में। तो आपका एक ही अकाउंट में सारा काम हो जाएगा। करेक्ट। अब निफ्टी में इन्वेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो निफ्टी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ओके, वो बिल्कुल इंडेक्स की तरह चलते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है अरविंद, के उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, आपसे पैसा लिया, इससे लिया, इससे लिया, तो वहाँ एक फंड मैनेजर बैठा होता है और पूरी टीम ऑफ पीपल होती है जो आपका पैसा निफ्टी में इन्वेस्ट करेगी। करेक्ट। तो उनका सबकी सैलरीज हैं, कंपनी चलाने का खर्चा है, तो वो एक एक्सपेंस रेशियो आपसे लेते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज लेस देन 1% इन मेनी ऑफ द केसेस। कुछ केसेस में 1.2 1.5% तक भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 1% से कम होता है। अगर आपको वो भी बचाना है तो आप ETF ले लीजिए। निफ्टी 50 का ETF आता है, बहुत सारी कंपनीज के हैं, तो मैं कोई नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो एडवाइजरी ट्रीट हो जाएगी। तो आप निफ्टी 50 ETF करिएगा, 5-10 कंपनियां आ जाएंगी, जिसका AUM सबसे ज्यादा उसमें ले लीजिए, क्योंकि सबने निफ्टी के अगेंस्ट चलना है। दे ऑल आर बैक्ड अप बाय निफ्टी एज ए प्रिंसिपल। ठीक है, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। आपने एक वर्ड बोला, एक तो ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें क्या होता है, अब म्यूचुअल फंड और ETF में फर्क बता देता हूँ। बहुत बढ़िया।
ETF एक एक्सचेंज ने बास्केट बना दी है कि भैया निफ्टी में इन्वेस्ट करना है आपने, तो आप ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो है इसमें अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या है, आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो और वो इन्वेस्ट करता है। ओके। तो अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है? मैं म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रेफर करता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, मेरे अकाउंट से 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख जो भी मैंने डेट्स दिए अपने आप पैसा कट जाएगा डिसिप्लिन मैनर में। ओके। अगर मैं SIP टाइप अगर मैं ETF लेता हूं तो ETF में मेरे को क्या है कि मुझे खुद जाके बटन दबाना है। अब कई दफा मैं शूट में बिजी हूं, कई दफा मैं अपनी ट्रेडिंग में बिजी हूं, कई दफा मैं कहीं ऑक्यूपाइड हूं। क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर मैं अपना दिमाग लगाने लगता हूं, अभी तो यार बाजार मुझे लग रहा है गिर जाएगा, तो थोड़ा सा गिर जाएगा तब ले लेंगे। वो कभी ना गिरता है ना कभी हम ले पाते हैं। तो जो SIP है दैट इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो वो तरीका है। जब हम म्यूचुअल फंड पे आएंगे तो SIP भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि निफ्टी में पैसा कैसे लगाएं। करेक्ट। तो निफ्टी में पैसा हम बाय मींस ऑफ म्यूचुअल फंड लगा सकते हैं, ETF लगा सकते हैं। एक शब्द आपने और बोला था कि AUM, जिस ETF का AUM सही है, क्या मतलब? AUM का मतलब है कि मान लो आज आप एक म्यूचुअल फंड है या आप एक ETF हैं, आप कितना फंड मैनेज कर रहे हैं। ओके। इसको बोलते हैं AUM। ओके। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब है कि आपसे म्यूचुअल फंड ने या ETF ने 1000 रुपए आपसे लिए, 1000 इससे लिए, 1000 ऐसे 5000 हो गए। तो अब 5000 वाला AUM इज बेटर देन 2000 वाला AUM, क्योंकि इसका मतलब लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि सब उसे पैसा दे रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड का भी एक AUM होता है, ETF का भी होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, वो गूगल करेंगे सब मिल जाएगा आपको। तो ओवरऑल अगर मैं आपको अभी तक थोड़ा सा इसको मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक आम इंसान के लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रेफरेबल बताते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा अकाउंट से कट जाता है। ETF थोड़े इरेगुलर है, लेकिन अगर आपको भरोसा है अपने आप पे कि आप बटन दबा लोगे तो ETF पर आप जाना है आपको। लेकिन ETF को कौन सा सेलेक्ट करना है, जिसका AUM अच्छा हो, असेट अंडर मैनेजमेंट अच्छा हो, मतलब जिसकी ये फैक्टर जितना ज़्यादा होगा लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, काम आएगा। बहुत बढ़िया सर, आपने म्यूचुअल फंड और ETF में फ़र्क भी बता दिया है, एक जनरल लेमैन की भाषा में फ़र्क बताया है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और ब्रॉडर लेवल पे जाऊं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब इंसान सोचता है वो सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं सोचता है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैं आपको चाहूँगा कि आप उसको कैटेगराइज करो कि आप सबसे अच्छा किसको मानते हो। इन्वेस्टमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट हो सकता है फिजिकल गोल्ड में। मैं अभी सब पे आ जाऊंगा एज वी मूव। बस मैं चाहता हूँ, नहीं आप आओगे, सारे बताऊंगा आपको। जब आप यहाँ से उठोगे तो आपके पास एक ऐसा रेडी रेकनर होगा कि कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कहीं नहीं जाना भाई, इस एपिसोड को देख लें। और लोग कहेंगे भाई मेरे को पता लग गया। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इस पॉइंट पर जो सवाल पूछ रहा हूँ रैंक करने को कह रहा हूँ। रैंक में करके जाऊंगा। हाँ, तो अभी आप कर रहे हैं या फिर? और मैं लॉजिक के साथ रैंक करूंगा। हाँ, पर मैं चाहता हूं अभी आप रैंक कर दो, फिर आप लॉजिक आराम से एक एक करके देते। चलो, मैं आज आपसे, पॉडकास्ट मेरा है लेकिन मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं कि इंडिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? द रिचेस्ट वन। मुकेश अंबानी, सबको पता है। वर्ल्ड का कौन है? वर्ल्ड का बिल गेट्स होगा या फिर अपना फॉरेन एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क है ना? करेक्ट। आज से सेकंड थर्ड नंबर, दूसरे नंबर पे कौन है वर्ल्ड में? वर्ल्ड में फेसबुक का ओनर मार्क जुकरबर्ग। मैं आता हूँ थोड़ा सा। जब हम 93, 95 में थे, जब मैं स्कूल में था, ओके, तब हम एक नाम सुनते थे भाई, बिल गेट्स साहब सबसे रिच है वर्ल्ड में, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं। करेक्ट। थोड़े दिन बाद हमने सुना 2000 आते आते कि कोडेक जिसका कैमरे आते थे। हाँ, बहुत टूरिज्म बढ़ा, बहुत हुआ, लोग कैमरे और रील आती थी अगर आपको ध्यान हो पहले। तो वो कंपनी ऊपर आ गई। फिर सिटी बैंक का सुना कि 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन US डॉलर वाली पहली कंपनी वो बन गई, मार्केट कैप। करेक्ट। थोड़े दिन बाद सिटी बैंक भी हट गई। ओके। उसके बाद जी क्या हुआ, नोकिया नंबर 1 बन गई, क्योंकि नोकिया के मोबाइल एकदम पुश होने लगे। करेक्ट। अभी नोकिया संभली ही थी तो पता लगा जी JP मॉर्गन आ गया बीच में कुछ टाइम के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर एप्पल आ गया। फिर एप्पल के बाद मैं समझता हूँ वॉरेन बफे साहब भी आ गए थे कुछ टाइम के लिए। फिर अमेज़न आ गया, जेफ बेजोस। फिर जेफ बेजोस के बाद एक और कंपनी है ज़ारा, जिस फ्रांस की, उनके जो वो थे प्रमोटर, वो नंबर 1 बन गए थे। फिर अभी ये चल ही रहा था दौर एप्पल का काफ़ी टाइम से, तो अब एलन मस्क साहब आ गए।
तो ये क्या है, मतलब वाई, हाउ डू वी रेट देम कि ये नंबर 1 हो जाते हैं, ये नंबर 2 हो जाते हैं, ये नंबर 3 हो जाते हैं, ऐसा क्या है? कहाँ लगाए उनका पैसा? जमीनों में लगाए? नहीं, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाए। एनवीडिया का जो ओनर है उसने अपना सारा पैसा एनवीडिया के स्टॉक खरीदने में लगा रखा है। मुकेश अंबानी जी सबसे रिच इसलिए है क्योंकि मुकेश अंबानी जी की इक्विटी जो है, यानी कि अपना पैसा रिलायंस के स्टॉक में लगा हुआ है। आपके मेरे पास 100, 200, 500 रिलायंस के शेयर होंगे, उनके पास 5 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, 5 करोड़ होंगे, मुझे नहीं पता क्या गिनती है, लेकिन इट हैज टू बी समवेयर अराउंड 30-35% ऑफ द रिलायंस इज ओन्ड बाय हिम। करेक्ट, यही मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब दुनिया में जो भी रिचेस्ट बनता जाता है वो कहाँ लगता है? कंपनियों में पैसा लगा के। जमीनों से भी आप रिच बनते हैं लेकिन रिचेस्ट नहीं बन सकते। आज तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा कि इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बैंक है और वो दुनिया का रिचेस्ट आदमी है। तो आप नंबर 1 बोल रहे हैं शेयर मार्केट। नंबर 1 में अगर आपको बड़ी वेल्थ कमानी है तो यू हैव टू एसोसिएट योरसेल्फ विद शेयर मार्केट। वो कैसे कैसे हो सकता है वो अभी बात करते हैं। घर एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए और मैं कहता हूं घर होना चाहिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ऐसा ज्ञान भी देते हैं कि मैं तो किराए पे रहता हूं और मैंने उस वक्त अगर ये म्यूचुअल फंड किया होता तो आज 100 करोड़ हो जाते और घर की वैल्यू वहीं रह गई। ठीक है, करेक्ट। किस पे निशाना लगा रहे हैं आप? मैं किसी पे निशाना नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये अपना एक भाव प्रकट कर रहा हूं। ठीक है, मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर कोई इसे देख रहा है और किसी ने ये बोला है। मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन मैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा। प्लीज बताइए, जरूरी है। तो घर एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो यहाँ हम लोग घर को एक बहुत बड़ी वेटेज देते हैं, पीस ऑफ माइंड समझते हैं हम घर को। करेक्ट। इसकी वजह भी बताऊंगा क्यों ऐसा समझते हैं। और घर में जो क्या होता है, जब आपका अपना घर होता है तो आप उसके साथ अपनी वैल्यूज को जोड़ते हैं, संस्कार जुड़े होते हैं आपके घर में, आप उस घर के साथ ग्रो करते हैं। तो हम लोग तो इंडियंस हैं ना, तो हम लोग क्या ईंट दीवार पत्थरों से भी प्यार करने लग जाते हैं। करेक्ट। तो वो आपको कहीं किराए के घर में ये वैल्यू नहीं मिलेगी। और आपके बच्चे एक घर में ग्रो करते हैं तो यू सी दैट हाउस बीइंग प्रॉस्पर फॉर यू। तो मेरा मानना है कि घर में एक छत आपकी अपनी होनी चाहिए। 5 फ्लैट इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं मैं उन्हें गलत बताता हूं। क्योंकि प्रॉपर्टी में उतना पैसा आपका कभी ग्रो नहीं करता जितना कि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में और चीज़ों में करता है। सेकेंडली, प्रॉपर्टी में एक और प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टी आती अपने मन से, मतलब आपके मन से है, जाती अपने मन से है। यानी कि व्हेन यू वांट टू बाय दैट मीन्स यू आर मेंटली रेडी टू बाय इट। अब आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का एक फ्लैट खरीद लिया, पैसे दिए, आपका घर आ गया, 3 महीने में डील पूरी हो गई। अब आप किसी वजह से उसे बेचना चाहते हैं। अब आप ब्रोकर को फोन कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को कोई कहेगा भाई मैं तो 4 दूंगा, एंड यू हैव नो, मतलब कोई आपके पास गलत शब्द बोलने को भी नहीं है क्योंकि भैया उसकी मर्जी है वो कितने देगा। करेक्ट। आप समझ रहे हो बात? हाँ, बिल्कुल। और आपके पास चाहे बिल्कुल हॉट केक प्रॉपर्टी हो, मैं दिल्ली एनसीआर में सबसे हॉट केक हम समझते हैं कैनॉट प्लेस इज द हॉट केक। वहां भी ऐसा नहीं है कि लाइन लगी पड़ी है कि भैया 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ की है तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि भैया। वहां भी कई जगह मैं देखता हूँ टू लेट का बोर्ड लगा है, क्योंकि कितनी ही प्रीमियम प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी मर्जी से। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली, प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ क्या होता है, आप ब्रोकर के पास गए, उसने कहा जी ये प्रॉपर्टी, ये फ्लैट 5 करोड़ का है। जब आप बेचने जाओगे, सर अभी मार्केट मत दिए, 4 का बिकेगा। सो यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन हु इज रेटिंग योर, मतलब हु इज इवेल्युएटिंग योर प्रॉपर्टी। करेक्ट। मतलब मैं अपनी चीज के दाम खुद लगा ही नहीं सकता। चलो मैंने भी कहा 5 करोड़ किया, उसने भी कहा 5 करोड़ किया, जब मैं बैठूंगा तो वो बायर कहेगा सर मैं तो 4.5 से शुरू करूंगा। तो वहां पे यू आर नेगोशिएटिंग। करेक्ट। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। फिर इंडिया में हम रहते हैं कैश, ब्लैक, ये वो, उसमें वो भी थोड़े से कुछ रहते हैं फैक्टर्स। सेकेंडली, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिक्वायर्स एटलीस्ट 10% ऑफ द मनी। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मैं इसको रजिस्ट्री कराऊंगा अपने नाम से तो 40 लाख का मुझे स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। मेरे से कोई लेगा तो हर बार उसकी वैल्यू 10% तो उसका खर्चा एप्रिशिएट हो रहा है। ओके। आपके पास एक फ्लैट है, आपने 1 करोड़ का लिया, आज आप 1 करोड़ का ही बेचते हो, लेकिन बायर को तो वो 1 करोड़ 10 लाख का पड़ेगा क्योंकि 10% उस पर स्टैंप ड्यूटी चार्ज है। अब वो उसकी कॉस्ट 1 करोड़ 10 लाख हो गई। वो जब आगे बेचेगा तो और जो उसका बायर होगा उसको 10% देना पड़ेगा। दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, जबकि कॉस्ट उतनी दर से नहीं बढ़ रही है। प्रॉपर्टी का CAGR 7% का है लेकिन एक्सपेंस उस पर 10% का है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। करेक्ट।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई उसके साथ। तो प्रॉपर्टी में ये कहता हूं कि आपको जितनी अपने लिए रहने के लिए चाहिए वो आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर ऑफिस आपको लगता है कि यू हैव एम्पल ऑफ स्पेयर मनी तो आप लीजिए, नहीं तो आधे % रेंटल यील्ड है आज की तारीख में। करेक्ट। मतलब आपको 1 करोड़ का ऑफिस 50,000 रुपए रेंट पे मिल जाता है, 5 करोड़ का ऑफिस 2.5 लाख रुपए रेंट पे मिल जाता है। तो अपना पैसे की ब्याज खाइए और यहाँ पे किराया दे दीजिए, क्योंकि आपका पैसा वो म्यूचुअल फंड में या कहीं भी लगा हुआ वो हो सकता है 12%, 17%, 20% से बढ़ रहा हो। प्रॉपर्टी तो ओवरऑल 10 साल में 7-8% से ज्यादा बढ़ती नहीं है ना। करेक्ट करेक्ट। तो ये एक वजह है प्रॉपर्टी मैं अवॉइड करता हूं। सेकेंडली, आज मैंने 5 करोड़ मेरे पास है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक फ्लैट में, मुझे 1 करोड़ की जरूरत पड़ी 2 साल बाद, क्या मैं एक कमरा बेचूंगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में मेरे को 10,000 की जरूरत है, मैंने बटन दबाया, 10,000 मेरे अकाउंट में वापस शाम को। ट्रू। तो दिस इज अ बेनिफिट। सेकेंडली, प्रॉपर्टी में हमें ऐसा लगता है कि रिटर्न बहुत अच्छी है। वो कैसे है कि मेरे बाबा ने 4 लाख का फ्लैट वो प्लॉट खरीदा था, आज वो 10 करोड़ का है। अगर मैंने 5 साल पहले खरीदा होता तो उसकी रिटर्न क्या उतनी होती ना। प्रॉपर्टी इज अगेन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रू। उसका रिटर्न हमें बहुत बाद दिखता है, लेकिन वो कितना ही रिटर्न हो, जब आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे एवरेज वो 10-12% से ही बढ़ रही है, इससे ज्यादा दुनिया में कहीं नहीं बढ़ती प्रॉपर्टी। एक और सवाल मेरे दिमाग में था, आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं भी उससे अग्री करता हूँ। बाय द वे, मैंने भी रील्स देखी है यूट्यूब पे जहाँ लोग बोलते हैं कि घर क्या करोगे खरीद के, हाँ। रेंट पे ले लो। मैं उससे अग्री नहीं मैं करता। अभी उसका भी लॉजिकल रीजन दूंगा आपको, अभी मैं दूंगा उसका रीजन। नहीं, एक लॉजिकल रीजन तो मेरे पास भी है एज अ लेमैन। मुझे आज भी याद है कि शादी के बाद लगभग 12 साल मैं और मेरी पत्नी हम किराए के घर में रहते थे जी। तो चलो, मैं तो काम पे चला जाता था, पर शी इज़ हाउस वाइफ। तो आपको पता नहीं ना कि आपका जो टेनेंट है वो कब आ जाए। यस। कि हाँ जी मैं तो घर देखने आया हूँ। तो वो जो बर्डन है अजीब सा, वियर्ड सा, जिसमें वो सिर पे खड़ा हुआ है, वो इतना वियर्ड था कि मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा पहला काम यही करूंगा, मैं घर खरीदूंगा। यस। तो मुझे लगता है कि वो सुकून है जहाँ भाई छत है, अपनी है, कोई पूछने वाला नहीं। एग्जैक्टली, हम इंडिया में क्या कहते हैं, छत अपनी होनी चाहिए। हाँ, तो मैं अग्री करता हूँ उस चीज़ से। लेकिन मैं यहाँ से एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ फाइनेंशियली, कि कोई इंसान जब इतना सोच लेता है तो उसको घर कैसे खरीदना चाहिए? पूरा लोन पे खरीदना चाहिए, पूरा अपने पास पैसे हो ऐसे खरीदना चाहिए, या फिर कुछ परसेंटेज अपना पैसा दो और कुछ लोन लो? क्या रेकमेंड करते हो आप? देखिए जी, आज की जो नए बच्चे हैं 18, 19, 20 साल की जो नौकरियां कर रहे हैं और वो शुरू के अपने उसमें हैं, वो EMI पर ही लेंगे। मैं एक छोटा सा इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बैंक आजकल 90% तक आपको लोन दे देते हैं। जी जी जी। उसके हिसाब से वो आपको एज पर योर कैपेसिटीज एंड एज पर योर पेइंग कैपेसिटी एंड एज पर योर वर्थ, वो बैंक जो भी इवेल्युएट करेगा आप उसको ले लीजिए। मतलब आप 90% जितना आपके पास डाउन पेमेंट है, वो कह रहे हैं 90% हम करेंगे, अगर आपके पास मान लो 20%, 30% अपफ्रंट है वो दे दीजिए, क्योंकि उतनी EMI कम हो जाएगी। ओके, ठीक है ना। ठीक है। अब कुछ लोगों की ये धारणा है कि सर किराए पे हम रहते और किराए वाला, और वो क्या करते हैं, वो आपको एक 25 साल की कैलकुलेशन दिखाते हैं। करेक्ट। कि 25 साल पहले मैंने घर ना लेके EMI वो सिप शुरू की होती तो आज मेरे घर की वैल्यू तो इतनी है, लेकिन मेरे सिप की वैल्यू इतनी हो गई होती। दिस इज व्हाट पीपल डेमोन्स्ट्रेट। ट्रू। अरविंद, मैं भी इस चीज का बहुत अच्छी बात करता हूं कि बहुत अच्छी, बिल्कुल कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं है, दे आर वेरी ट्रू। लेकिन 25 साल पहले मैंने घर ना लिया होता और सिर्फ 15 साल गुजरने के बाद ही मेरी मृत्यु हो जाती, या मेरा एक कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता, या मैं उस वक्त ऐसे क्राइसिस में आ जाता जहां पे मैं वो EMI का बर्डन नहीं दे पाता, वो शिप नहीं कर पाता, और उसके आगे मेरा बिजनेस बैठ जाता, या कोई भी मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती, तो क्या वो जो 100 करोड़ 50 करोड़ की फिगर दिख रही है वो अचीव कर पाता मैं? नहीं, पॉसिबल नहीं कर पाता। फैमिली बर्डन। लेकिन घर में मैं क्या करता, अगर मैंने घर लिया होता उस वक्त, जो कि उस वक्त मान लो 25-50 लाख का था, आज 4 करोड़ का हो गया, या 10 करोड़ का हो गया, और मैंने वो जर्नी वहीं शुरू की होती जब मेरे को लोग सिप का बता रहे हैं, और मैं 15 साल आगे आ गया होता और मेरे पास कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, मेरी डेथ हो जाती, और अभी उसकी EMI रह गई है, आई एम नॉट सेइंग मेरी EMI, तो मेरी फैमिली के पास एक ऑप्शन था, यहां से इसे छोड़ो, इसे बेच दो, छोटा ले लो जो उतने पैसे में आ जाए। करेक्ट, करेक्ट।
ठीक है ना। दूसरा, बैंक भी देखता है कि आप किस वजह से डेफर कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो ऐसा बिल्कुल मशीन नहीं है। ठीक है, अगर आपने शुरू में लिया और आप ईएमआई आपकी रेगुलर है तो दे विल टेक बिटर एक्शन, लेकिन 20 साल देने के बाद इफ यू आर नॉट एबल टू पे या कुछ है तो दे विल ऑल्सो कंसिडर, क्योंकि उनका भी एक मेजर पोर्शन वो ले चुके हैं। ओके, तो ये चीजें भी बैंक काउंट करता है। बढ़िया। सेकेंडली, आप हर 3 साल बाद यू आर लिविंग इन नोमैडिक लाइफ। आप आज यहाँ बसते हो, कल कहीं और चले गए। ट्रू। और आपने तो कई पंडितों को भी जानते हो, कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस घर का वास्तु सूट कर रहा है, अगले का नहीं कर रहा। सही है। फिर क्या होगा? तो देर आर सो मैनी मेंटल टेंशंस। आप अपने घर में रहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा कहना ये है कि प्रॉपर्टी एक लीजिए अपने रहने के लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी मैं नहीं कहता कि आप लीजिए। मतलब आप जैसे कई लड़के आज की तारीख में मैं देखता हूँ, मेरे बच्चों के भी फ्रेंड्स हैं कि एक में तो हम रह रहे हैं, एक में हम रेंटल यील्ड के लिए ले रहे हैं 20-25 साल में अपना। नहीं भाई, ये दिस इज नॉट अ गुड वे। इससे बेटर है कि अगर आप इफ यू आर कैपेबल ऑफ पेइंग दैट ईएमआई तो बेटर है आप उसकी सिप कर दें। ऐसे मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि ऑब्वियसली घर आपको लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर भी यही कह रहे हैं कि एक घर तो आपको खुद का होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंसिव कार, सिर्फ कार नहीं, एक्सपेंसिव कार जिसमें BMW आती है, मर्सिडीज आती है, रेंज रोवर आती है। मोस्ट एक्सपेंसिव तो अलग बात है, एक्सपेंसिव कार्स की बात कर रहा हूँ। उसको मतलब मिड साइज एक्सपेंसिव कह सकते हो। एग्जैक्टली। इंडिया के लिए तो यही एक्सपेंसिव है हाल फिलहाल, क्योंकि मारुति दिस इज एस्पिरेशनल कार भाई। आज हर किसी का सपना है मर्सिडीज लेना, BMW लेना है, ऑडी लेना। मैं रॉल्स रॉय की बात नहीं करता, लेकिन ये कार्स भी कितने लोगों के पास हैं। करेक्ट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग घर को प्रेफर नहीं करते, रेंट पे रहना पसंद करते हैं, ऑब्वियसली वो मर्सिडीज और BMW को खरीदने को भी प्रेफर नहीं करेंगे। मैंने देखा है कि आपके पास भी, मैं भी एक ओन करता हूँ एक एक्सपेंसिव कार, आप भी एक एक्सपेंसिव कार ओन करते हैं। आप उसको लायबिलिटी मानते हैं, असेट मानते हैं, या फिर शौकिया तौर पे लिया? आदमी पैसा किस लिए कमाता है? वो सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं कमाता, उसको एंजॉय करना है। लग्जरीज को भी एंजॉय करना आदमी का एक वो है, मतलब हक है। ठीक है ना। अगर आपके पास पैसा है और आप खर्च कर रहे हैं, मैं उसको बुराई नहीं मानता। करेक्ट। आज आप 3-5 लाख कमा रहे हैं, आप घर की भी ईएमआई दे रहे हैं, आप एक बच्चों के लिए फ्यूचर के सेव भी कर रहे हैं, और फिर आपके पास लगता है कि मैं लाख रुपए की ईएमआई से कार भी अच्छी ले सकता हूं, ठीक है, तो आप ले लीजिए, दैट इज फेयर इनफ। लेकिन आप सिर्फ गाड़ी इसलिए ले रहे हैं कि मुझे दुनिया को दिखाना है, या आप एक्सपेंसिव फोन इसलिए ले रहे हैं कि मुझे दुनिया को दिखाना है, आपकी हैसियत नहीं है, आपका जो वो सोशल नहीं, मैं कहूँगा आपका इनकम स्टेटस आपको अलाउ नहीं करता कि आप जो है 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार से ज़्यादा का मोबाइल लें और आप 1.5 लाख का ले रहे हैं, या आपको होंडा सिटी लेनी चाहिए और आप मर्सिडीज ले रहे हैं, दैट इज ए क्राइम। करेक्ट। उसको मैं पाप बोलूंगा। यू आर नॉट बीइंग जस्टिफाइड टू योरसेल्फ, योर चिल्ड्रन, योर फैमिली। क्योंकि जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं अंधाधुन, वो आपका तो है ही नहीं, वो तो आपके फैमिली का है, आपके बच्चों का है। करेक्ट। तो हमने बेसिक चीज़ों पे बात कर ली, घर पे बात कर ली, गाड़ी की बात कर ली हम लोगों ने। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं। घर और गाड़ी तब आएगा जब आप अपनी जॉब या फिर जो आप करते हो उससे एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे। और एक्स्ट्रा इनकम ऑब्वियसली उसका सबसे अच्छा पाथ इन्होंने बताया है म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, और उसके अलावा भी उस पर डीप बातें कर लेते हैं। शेयर मार्केट पर आते हैं सर, एक असेट को ले लेते हैं। आप सबसे अच्छा शेयर मार्केट को मानते हैं, हम बेसिक से डीप डाइव करते हैं उसका। शेयर मार्केट बहुत सारे हैं, इंडियन शेयर मार्केट ही क्यों? पहला सवाल। अगर आप पिछले कई सालों की रिटर्न देखें तो इंडिया की मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है। इतने FII यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक ऑफ सिंगापुर इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्ट कर रहा है, जापान इन्वेस्ट कर रहा है, US इन्वेस्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स हमारे जो हम लोगों को पोटेंशियल नहीं दिख रहा, वो बाहर वालों को दिख रहा है ना। करेक्ट। जो हम लोगों को नहीं दिख रहा, हमें अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें है, तभी तो वो यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा सिंपल सवाल कि शेयर मार्केट में अगर किसी को अभी घुसना है तो उसकी परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए, कब उसको घुसना चाहिए? कोई एज नहीं है। बच्चा 17-18 साल का जैसे ही एडल्ट हो, ही शुड स्टार्ट सेविंग। मैंने जो गलती की थी वो मैंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं करने दी है। मेरी बिटिया जॉब करती है, उसकी पूरी सैलरी हम
म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा बेटा अभी 18 साल का हुआ है, मैं उसे एक पॉकेट मनी देता हूँ कि ये ले 10,000 रुपए है और तू इसकी सिप अपने आप करेगा, तेरे अकाउंट से ये पैसा कटेगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी मैं उसके दिमाग में कीड़ा डाल दूंगा कि दिस इज द वे यू हैव टू सेव, तो वो उसको आगे एक हैबिट बन जाएगी। बढ़िया। मैंने कहा बेटा बेसिक मैं दे रहा हूँ, अब तुम्हें ये कल को तुम कमाओगे, तुम्हें 50 लाख की करनी है, 50,000 की करनी है, 10,000 की चलानी है, 10,000 की चलाते रहना, इससे ऊपर कमाओ और जोड़ो। अब हम म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड को एक आम आदमी का सहारा मानते हैं। मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि क्या होता है जनरली व्हेन वी इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक मार्केट वी टेक लॉसेस। करेक्ट। आपने देखा होगा, अगर आप पुराने जैसे अपने फादर से या अपने दादाजी से या घर में बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे, वो तो डायरेक्ट तो जुआ बोलते हैं। वो जुआ सट्टा बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूं जुआ सट्टा नहीं है। पहले तो मैं इस टर्मिनोलॉजी को सिरे से खारिज करता हूं। करेक्ट। क्यों खारिज करता हूं? आज आपके पास दो ऑप्शन है कि यू वांट टू इन्वेस्ट इन दीपक वाधवा और यू वांट टू इन्वेस्ट इन मिस्टर मुकेश अंबानी। आप किस में करेंगे? मुकेश अंबानी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने काफी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ। ट्रैक रिकॉर्ड हम कैसे पता है? क्या हम पर्सनली उन्हें जानते हैं? नहीं। उनकी बैलेंस शीट बोल रही है। करेक्ट। राइट। तो जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके साथ टाइम दीजिए। ओके। हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम बड़ी कंपनियों में ना इन्वेस्ट करके हम कैसी कंपनियां ढूंढते हैं या हमें कैसी कंपनियां पता लगती हैं, ये 1,000 रुपए का शेयर था, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, 6 रुपए का आ गया, ये वापस 1,000 चला जाएगा। हम कहाँ अपना सपना संजो रहे हैं जो मरा हुआ स्टॉक है। ऐसे मेरे साथ हुआ था यस बैंक के केस में। हाँ। तो अरविंद चलो अब मैं तुम्हारी ही बात करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आप उसका सेवियर बन के पहुंच गए कि मैं 6 रुपए का स्टॉक या 10 रुपए का स्टॉक ले लेता हूं। जो चीज आपको दिख रही है, क्या वो इतने बड़े FII, DII, म्यूचुअल फंड, ये जो हमारे वेटरन इन्वेस्टर्स हैं, इनको नहीं दिख रही? करेक्ट। तो मैं ही क्यों मसीहा बन के पहुंच जाऊं जो स्टॉक मर रहा है उस पे ऐसे हाथ लगाने के भैया तू गिर रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूं पकड़ने के लिए? नहीं, मेरा लॉजिक अलग था। हम नए नए घुसे थे, नया नया पैसा सेव हो रहा था, जॉब करते थे। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट था जहाँ जॉब करते थे उसके सामने यस बैंक था, और हमने किसी से थ्योरी सुनी थी। मैं आपकी भी इस पर सलाह चाहूँगा कि आपके आजू बाजू जो दिखे उसी का शेयर वो मेरी ही थ्योरी थी। आपकी थी क्या? तो मेरे सामने यस बैंक हर दिन दिखता था, और वो दिन काला एक दिन आया जब यस बैंक 400 रुपये से 80 रुपये पे आया, और आप घुस गए, और हम घुस गए सेवियर बन के। हाँ, सेवियर बन के। हमने सोचा कि अब देखो मैं इस पे कहता हूँ, देखिए मैं ये जरूर कहता हूँ कि जो आपके आसपास चीजें दिख रही हैं उसमें इन्वेस्ट करिए, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। ठीक है। लेकिन फिर मैं साथ में ये भी कहता हूँ अपने आंख, नाक, कान, मुंह, गला खुला रखिए। करेक्ट। जब कोई चीज इतनी गिर रही है तो वो क्यों गिर रही है? क्योंकि उससे बड़े बड़े लोग एग्जिट कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तभी बिकवाली आ रही है, तभी गिर रहा है ना। करेक्ट। इसका मतलब कोई बाजार में लेवाल नहीं है, उसका खरीदार नहीं है, तभी वो गिर रहा है। तो जब इतने बड़े लोग निकल रहे हैं तो मुझे भी उसके साथ निकलना है, घुसना नहीं है। When they are not able to find value, how can I find value there? करेक्ट। आप एक चीज सोचो, एक म्यूचुअल फंड है, उसका पहले तो पैसा अपना नहीं है, वो तो पब्लिक का पैसा है। तो वो अगर लगा के भी बैठा रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे यही सॉरी ही तो बोलना है। नुकसान नफा तो जो इन्वेस्टर है उसका होना है। He only has to say a word sorry। और वो तो आपको पहले ही रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़वा देता है ना कि भाई साहब म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। वो तो ये पहले ही गिनवा रहा है आपको। करेक्ट। तो आपका क्या फर्ज है कि अगर बड़े लोग निकल रहे हैं, बड़े लोग क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनके पास डीप डाउन स्टडीज हैं। वहां कोई एक आदमी डिसीजन नहीं ले रहा, देयर आर बैटरी ऑफ पीपल। उनकी पूरी टीम है, वो रोज रिसर्च कर रही है, वो मैनेजमेंट से बात कर रही है, दे आर एनालाइजिंग द स्टॉक। उनके पास इतने AI भरे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। आप और हम तो सिर्फ भारी भारी देखते हैं, वो लोग क्या देखते हैं? आज इसकी सेल कितनी हुई, कल इसकी सेल कितनी हुई, इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहेगा। हम लोग तो ध्यान भी नहीं देते इन चीजों पे। जब आप देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट आया, बाजार में एकदम से डिप आई, तो वो किसने, आपके और मेरे बेचने से थोड़ी आएगी। वो बड़े लोग बेच रहे होते हैं, दे डोंट सी कि अब 2 क्वार्टर में वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो कमेंट्री भी सुनते हैं, वो आगे का। और हम सोचते हैं यार कोई बात नहीं, इसमें क्वार्टर नहीं अगले हो जाएगा, और वैसे तो हम ध्यान भी नहीं देते। हम क्या सोचते हैं, हमने 1600 में कोई स्टॉक लिया था, वो मान लो 1200 आ गया, इस क्वार्टर का रिजल्ट ठीक नहीं आया, हम कहते हैं यार अच्छा प्राइस आ गया, 1200 में भी घुस जाओ। सो दिस इज हाउ वी इन्वेस्ट। तो इससे बेटर मैं समझता हूँ
कि आप बजाय डायरेक्ट पैसा लगाने के म्यूचुअल फंड रूट से लगाइए, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर की पूरी टीम है, दे हैव टू टेक सर्टेन अप्रूवल्स। ये नहीं है कि कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, और कल को उनसे जो सेबी और रेगुलेटर उनसे पूछ सकता है कि साहब आपने इस कंपनी में पैसा लगाया, कोई आपकी रिश्तेदारी तो नहीं थी इसके प्रमोटर से, कहीं आपने बीच में पैसा तो नहीं खा लिया। तो इसलिए दे हैव टू बी अ वेरी सॉलिड रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट। करेक्ट। तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी कहीं बहुत ज्यादा सेलिंग आती है वो फिर आती ही चली जाती है, क्योंकि वो लोग अपना जब ऑफलोड करते हैं पैसा तो ऑफलोड करते ही चले जाते हैं। करेक्ट। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आप उतना टाइम नहीं, आपका काम है कमाना, आपका काम इन्वेस्टमेंट और अपने आप को सलाहकार बनाना नहीं है। तो बेटर है आप अपना कमाने पे जोर दें और पैसा उसको दे दें जो आपसे बेहतर तरीके से उसको संभाल करके उसके पे बेटर रिटर्न निकाल सकता है। बढ़िया। अब कुछ लोग मेरे से ये कहते हैं सर हम तो खुद जो है ज्यादा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जबकि म्यूचुअल फंड तो हमें 14 से 20% की ही रिटर्न देता है। करेक्ट। तो मैं उनसे ये कहता हूं अपना 10 साल का ट्रैक दिखा दो। सही बात। अगर तुम्हारा 14% या 20% या 30% से ज्यादा की रिटर्न है तो खुद करो, और इससे कम है तो भाई उसे दे दो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड में आपको रिकमेंडेशन है? हाँ, म्यूचुअल फंड में मेरा एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो का सिस्टम है जी, कि अधिकांश लोग हिंदुस्तान में और खास तौर से हमारे वो लोग जो रिटायर हो रहे हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, या वो अपना पैसा एनएससी में डाल देते हैं, या एफडीज में डाल देते हैं, या जो मतलब अक्सर मैंने देखा है टीचर्स लोग, क्योंकि उन्हें रिस्क विस्क नहीं चाहिए तो वो क्या करते हैं एफडी करके वो दे आर वेरी हैप्पी, कंटेंटेड लोग हैं। सेना के बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो लोग क्या करते हैं वो अपना सैलरी पूरी एफडी में डाल देते हैं। करेक्ट। तो मैं कहता हूं कि आप एफडी में भी डाल दीजिए, मैं ये मना नहीं करता एफडी में डालने, लेकिन एफडी की जगह आप उसे लार्ज कैप में डाल दीजिए। लार्ज कैप में क्या होगा, एफडी से बेहतर रिटर्न मिलेगा, गिरेगा। एफडी में क्या है, आपकी कैपिटल नेगेटिव नहीं होती, वो बैंक ही भाग जाए कभी तो बात अलग है, अदरवाइज कैपिटल आपकी एप्रिशिएट ही होती रहेगी। तो आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, लार्ज कैप में डाल दीजिए, ये एक तरीका है। लेकिन जो बच्चे अभी कमाना शुरू कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूं अगर उन्होंने 100 रुपए जोड़ने हैं या एनी एक्स अमाउंट, वो 25,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, वो 5,000 भी हो सकती है। उसको किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले आपको 15% पैसा डालना है लार्ज कैप में। ओके। ये पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन स्टेबल रहेगा। कल को आपको कोई भी हारी बीमारी इमरजेंसी आ जाए, आप सबसे पहले इसे तोड़िए। जब आपको पैसे की जरूरत हो इसको निकालिए, क्योंकि ये 15% है तो आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस या उसको कवर कर लेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लीजिए, करीब हमने पहले 20%, 15 या 20% उसमें लगाइए। अगला जो 20 से 30% या 25% पैसा आप लगाइए मिड कैप फंड्स में। मिड कैप म्यूचुअल फंड जब आप सर्च करेंगे तो मिड कैप म्यूचुअल फंड भी मिल जाएंगे, ईटीएफ भी मिल जाएंगे। दोनों तरीके से आप जा सकते हैं। ये पैसा उन कंपनियों में लग रहा है जो आगे चल के लार्ज कैप बन सकती हैं आने वाले 20 से 30 सालों में। करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग ऑन ग्रोथ ऑफ इंडिया, क्योंकि यही कंपनियां ही तो इंडिया है ना। सब पैसा हम कहेंगे जीडीपी बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ेगी जीडीपी? आपके और मेरे कमाने से नहीं बढ़ेगी, जब कंपनियों की ग्रोथ होगी तो जीडीपी बढ़ेगी। क्या, ताकि सब लोगों के पास पैसा है। तो हम हमारा 50% एलोकेशन हो गया। अब हम और ज्यादा रिस्क पे आ जाते हैं, वो 15% पैसा हम स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। ये जीरो तो आज तक नहीं सुना है, लेकिन ये जीरो हो भी सकता है, हम ये मान लेते हैं। तो वो 15% पैसा 50% तक भी कभी ड्रॉप डाउन हो सकता है, तो आप वो 15% पैसा स्मॉल कैप में लगा दीजिए। अब हम ये जो सारा पोर्टफोलियो बना रहे हैं अरविंद, ये हम 2-3 साल 5 साल के लिए नहीं, हम कम से कम 20 से 30 साल के लिए बना रहे हैं, 40 साल के लिए बना रहे हैं। क्योंकि मेरा गोल 1-2 करोड़ कमाना नहीं है, मैं तो 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम उस वाले मॉडल पे चल रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग ऑन एनी स्मॉल मनी, क्योंकि जब हम 40 साल देंगे तो हमारा पैसा ग्रो हो जाएगा। ठीक है जी। अब कितना ग्रो होगा, 1,000 रुपए लगाएंगे तो नहीं बनने वाले 100 करोड़, लेकिन हाँ एक रीजनेबल 20-25 हजार लगाएंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ, हमने ये कर दिया। इसके बाद 5% पैसा मैं लगा दूं गोल्ड ईटीएफ में। वो मेरे को ईटीएफ ही लेना पड़ेगा, वो मुझे म्यूचुअल फंड नहीं लेना, क्योंकि गोल्ड के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या होते हैं, फंड्स ऑफ फंड होते हैं। यानी कि वो मेरे से पैसा लगाएंगे, लेंगे, और वो भी ईटीएफ में ही पैसा लगाएंगे। तो आई हैव टू पे ट्वाइस द एक्सपेंस रेशियो। तो इसका बेटर क्या है कि मैं ईटीएफ खुद ले लूं। दूसरा, अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, फिजिकल गोल्ड। देखिए, हर व्यक्ति को जो भी कोई भी कमा रहा है,
मेरे पिताजी ने मुझे ये आदत डाली थी और मैं अपने बच्चों को भी डाल रहा हूं, और मैं सबसे कहना चाहता हूं, गोल्ड हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। तो यदि आप एक वो कर ले कि मेरी एनिवर्सरी पे मैं 10 ग्राम 20 ग्राम या जितने पैसे हैं अपनी वाइफ को कुछ भी गोल्ड गिफ्ट करूंगा, दिवाली पे चाहे एक सिक्का ले लें, 1 ग्राम ले लें, आधा ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, जैसे जिसके पास यथानुसार गहना लेंगे, पत्नी भी खुश, घर भी खुश, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, और सोना तो भाई सोना ही। करेक्ट। तो आप ऐसे कर लें, और अगर आपको फिजिकल गोल्ड पे वो नहीं है तो आप डिजिटल गोल्ड ले लें, वो दोनों आपकी इच्छा है। एक बहुत अच्छा मेटल जो बार बार ऊपर आ रहा है और इस वक्त बहुत क्रांति मचाए हुए है और पिछले 1-2 साल में बहुत एबनॉर्मस वो दिया है, तो सिल्वर के भी ETF आ गए हैं, सिल्वर भी ले लें आप। ठीक है। कॉपर के बारे में बोलते हैं लोग, कॉपर का भी ना कोई ETF है ना मेटल कहीं मिलता है, तो मैं उसको नहीं कहूंगा, क्योंकि वो सिर्फ रीलों में बिक रहा है, अभी वैसे नहीं खरीद सकते आप। करेक्ट। तो इसलिए मैं गोल्ड पे आपसे सवाल पूछने वाला ही था, आपने बड़ा मैं अच्छा अभी आ रहा हूँ। तो ये हमारा करीब करीब 85% पैसा लग चुका है। ओके। अब 5 से 7% पैसा मैं लगाऊं क्रिप्टो में। ओके। क्रिप्टो क्या है? अभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टोस चल रहा है। हालांकि 75 रुपए वाला बिटकॉइन 1.25 करोड़ टच कर चुका है हमारे यहाँ। करेक्ट। लेकिन अभी भी ये फर्स्ट जनरेशन है, क्योंकि अभी जितने लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया का 10% भी नहीं है, जबकि स्टॉक मार्केट इससे कई ज्यादा है। करेक्ट। तो अभी इसमें बहुत लोगों का पेनिट्रेशन होना है। ओके। तो इसकी अभी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब एबनॉर्मस ग्रोथ है इसी। सेकेंडली, लोग कहते हैं जीरो हो सकता है, हाँ मैं भी कहता हूँ जीरो हो सकता है, इसीलिए मैंने भी अपनी नेटवर्थ का या अपनी इन्वेस्टमेंट का 5% डाला। मैं आपसे भी नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा चंक डाल दें, 5% डाल दीजिए। वो 5% मेरे लिए हो सकता है 100 रुपये हो, आपके लिए 50 रुपये हो, किसी के लिए 1 करोड़ हो, किसी के लिए 5 करोड़, होना 5% ही चाहिए। क्योंकि किसी दिन गवर्नमेंट ने कह दिया भाई और बहनों आज रात को 8 बजे से क्रिप्टो बंद, तो भाई साहब बंद ही है फिर वो। तो इसलिए आप उस पर रिस्क उतना लीजिए जितना कि बाकी मॉडल से जो कमा रहे हैं वो यहाँ पे अगर ये जीरो हो जाए तो मेरे को फर्क ना पड़े, मतलब मेरी कैपिटल लॉस ना हो। अरविंद, मेरा एक सीधा प्रिंसिपल है कि मेरा कैपिटल लॉस कम से कम होना चाहिए। आज मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, अगर 1 करोड़ का 90 लाख रह जाए मुझे मंजूर है, 1 करोड़ का 50 लाख रह जाए मुझे मंजूर नहीं। तो मेरे को इसलिए अपना कई बास्केट्स में पैसा डालना है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां हमने शुरू की थी कि बीमा, इंश्योरेंस, मैं इसे क्यों इन्वेस्टमेंट कहता हूं, जबकि आपके अधिकांश जनता जो है वो उसे एक्सपेंस बताएगी। आज मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए, या 5,000 तो कम हो जाएगा, 25,000 रुपए साल के डाले, क्योंकि मैं तो हर महीने डाल रहा हूँ ना, और आजकल आप मेडिक्लेम लें या टर्म इंश्योरेंस लें, वो उसकी पेमेंट मंथली मोड में भी है। करेक्ट। तो मेरी बिटिया भी मंथली मोड में करती है, क्योंकि वो कहती है पापा मैं एक साथ क्यों दे दूं 80,000 रुपए। करेक्ट। मैं तो हर महीने आएगा, हर महीने दूंगी। मैं कहता हूँ बेटा जैसे तेरे को मन करे, क्योंकि आप एक साथ दे दें, मंथली मोड में दे दें, क्वार्टरली, सब में चार्ज बराबर ही है, मतलब कोई उसका फर्क नहीं है। 10-20 रुपए महीना अगर कंपनी ज्यादा लेती है तो वो नेग्लेजिबल अमाउंट है। तो मान लीजिए आपने पूरे साल में 25,000 रुपए मेडिक्लेम दिया या 15,000 रुपए मेडिक्लेम दिया, और आपने ये 15 साल तक दिया, तो कितना पैसा लगा? 2,25,000। करेक्ट। 15 साल बाद आप बीमार हो गए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है यू आर मोर टेंड टू यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डिजीजेस। अब 15 साल बाद जहां आपने 2,25,000 रुपए दिया है, और मैं मान लेता हूं कि ये डबल भी हो जाता है अगर आप इसका ब्याज, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कहेंगे अरे बेवकूफ तूने उसका ब्याज तो जोड़ा नहीं, 2.25 के तो 5 हो जाते अब तक। करेक्ट। मैं कहता हूं 5 लाख दिया आपने, जबकि एक्चुअल हमने दी है वैल्यू 2.25 लाख, लेकिन नोशनल वैल्यू हम 5 मान लेते हैं क्योंकि उतना ब्याज भी आता। करेक्ट। अब आपको हार्ट अटैक आ गया, या कोई भगवान ना करे कभी ऐसा क्लेम लेना पड़े, लेकिन वी ऑल आर ह्यूमन। मैं तो ये कहता हूँ मेरे को भी ऊपर जाना है जी एक दिन। मेरे पीछे वाले भी गए हैं, मैं भी जाऊंगा, मेरे आगे वाले भी, सबको जाना है, क्योंकि अमर बेल बूटा खा के कोई पैदा नहीं हुआ। तो जी मैं उस वक्त बीमार हो गया, और मेरा बिल आ गया जी बाजार, मतलब मेडिकल का, क्योंकि आज से 20 साल पहले किसी को हार्ट अटैक होता था 2 लाख में सर्जरी हो जाती थी, आज 15 लाख में होती है। तो मैं उस वक्त मान लूँ 40 लाख में होगी, तो 2.25 लाख लगा के 40 मिले, तो ये भी तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। करेक्ट। एम आई राइट और नॉट? करेक्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट इसलिए है। दूसरी इन्वेस्टमेंट मैं इसमें कहता हूं हर आदमी को एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए।
टर्म इंश्योरेंस दोस्तों, आप सोचते हो कि अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मुझे क्या जरूरत है, बच्चे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं टर्म इंश्योरेंस क्यों लूं? बेटा टर्म इंश्योरेंस इसलिए अभी लेनी है, जो लोग मेरी उम्र के आ चुके हैं वो अपने बच्चों को दिलवाएं, और जो बच्चे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को वो खुद लें। क्योंकि जब आप 18 साल की उम्र में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका सालाना प्रीमियम 5,000 है। यही आप 30 साल की उम्र में लेते हैं तो सालाना प्रीमियम हो जाता है आपका 1 लाख। और मेरी उम्र में 50 साल की उम्र में आते आते तक अगर मैं आज सोचूं 1 करोड़ का लेना है तो मेरा सालाना प्रीमियम 2.5 लाख से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है कंपनी का रिस्क बढ़ता जा रहा है। करेक्ट। तो कंपनी भी तो प्रॉफिट के लिए बैठी है ना, मेरे को देने के लिए थोड़ी बैठी है। करेक्ट। तो इसलिए जितना छोटी उम्र में आप ले लोगे, अगर मान लो आज आपने ले लिया और आपका सालाना प्रीमियम 5,000, 7,000, 10,000 रुपए हुआ, तो 85 की एज पे भी आप यही दे रहे होगे। करेक्ट। क्योंकि जो आपका प्रीमियम आज तय हो गया वही आपको लाइफ टाइम देना है। आज अगर मैं लेने जाता हूं टर्म इंश्योरेंस, मेरा 2.5 लाख या 5 लाख रुपए प्रीमियम बैठ रहा है, तो मैं जब तक जीऊंगा मुझे उतना देना है। Correct. वो बच्चा जो 18 में शुरू कर रहा है, तो आप सोचो कि आपका जो काम मेरे लिए आज 50 में हो रहा है, आपके लिए तो वो 10,000 में ही हो रहा है। करेक्ट। तो इसलिए जितना जल्दी आप टर्म शुरू कर दें उतना अच्छा है, जितना जल्दी मेडिक्लेम शुरू कर दें उतना अच्छा है। और जैसे जैसे आपकी फैमिली एक्सपेंड होती जाए उसमें लोग बढ़वाते रहिए टर्म मेडिक्लेम में आप। बढ़िया। तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दीपक वाधवा जी, क्योंकि ये फाइनेंस के एक्सपर्ट है, इनका कहना है कि आप कभी भी एक बकेट में पैसा ना डालें, आपको अलग अलग बकेट्स में पैसा डालना है। इसमें मेजर जो पैसा है वो आपका शेयर मार्केट में है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। फिर ये फिजिकल गोल्ड के लिए भी बोलते हैं या डिजिटल गोल्ड, आपकी चॉइस है। इसके अलावा क्रिप्टो में भी, सिल्वर में भी, और फाइनली इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी में जो इन सब के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको आप एफडी में रखिए। एफडी में रखिए, लग्जरी पे खर्च करिए, क्योंकि आदमी कमा के आपसे बचाने के लिए थोड़ी कमा रहा है। करेक्ट। आप अच्छी पार्टीज करिए, अपना घूमने जाइए, हॉलीडे लीजिए, इंडिया में नहीं विदेश में लीजिए, क्रूज में जाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी घड़ियां पहनिए, अच्छी गाड़ियां लीजिए, करिए, खूब ऐश करिए। अल्टीमेटली आदमी कमा क्या रहा है? सिर्फ मैं जोड़ने के लिए थोड़ी कमा रहा हूँ। सही बात। इफ आई एम नॉट कंज्यूमिंग दैट मनी, व्हाई आई एम अर्निंग? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने बोला कि क्रिप्टो फर्स्ट जनरेशन में और उसमें स्कोप ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वो जीरो भी हो सकती है लेकिन वो मल्टीफोल्ड भी हो सकती है। देखिए मेरे पास दोनों जवाब हैं, क्यों ऐसा होगा और क्यों ऐसा नहीं होगा। प्लीज बताइए। जीरो क्यों हो सकती है? क्योंकि क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा जो वो है वो एनोनिमिटी है। ओके। आपका वॉलेट जो है उसमें आपको कोई केवाईसी नहीं करनी है, आपका वॉलेट ऐसे ही बन जाता है। करेक्ट। अब आपने भी बना लिया, मैंने भी बना लिया, किसी टेररिस्ट ने नहीं बना लिया, किसी मनी लॉन्ड्रिंग वाले ने बना लिया, तो वो क्या है, पैसा ना उसमें बहुत इजीली अक्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर हो जाता है। अभी हमने कई दफा सुना भी है, टेरर फंडिंग थ्रू यूएसडीटी हो गई, ये जो कुछ होता है, जो भी है बिटकॉइन, ये सब ठीक है। तो इसमें क्या है, एनोनिमिटी है। करेक्ट। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा 1 सेकंड में चला जाता है, ना गवर्नमेंट को पता लगा, ना रॉ को पता लगा, ना सीबीआई को पता लगा, ना फेमा फेरा, किसी को पता नहीं लगा, और वो पैसा अक्रॉस बॉर्डर चला गया। करेक्ट। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, जिसके के लिए सारी कंट्रीज, इंडिया ही नहीं सारी कंट्रीज कोई सॉल्यूशन निकालना चाह रही हैं। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे जो लगता है वो ये होगा कि आप पैसा जो डालेंगे वॉलेट में वो आप FIU रजिस्टर्ड या किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज से डालेंगे, और वहां से आप कोई भी कॉइन या USDT विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, जब भी आप विड्रॉ करेंगे वो फिर ट्रैकेबल है, जो कि होता है, जो कि एक्सचेंजेस में होता है। लेकिन अभी बहुत सारे वॉलेट ऐसे भी है ना जो चल रहे हैं बाजार में, जिसमें कि लोग एनोनिमिटी के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर ही रहे हैं, तभी तो ये क्राइम हो रहे हैं। करेक्ट। तो ये एक उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके। अब इसका सॉल्यूशन भी ये है, तो इस वजह से ये बंद हो सकती है, क्योंकि इसका नेगेटिव साइड एक है, और विच इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड। कोई हमारा नहीं है, मतलब कहीं भी बम ब्लास्ट होता है, कहीं भी टेरर एक्टिविटी हो, दुनिया सारी दुखी है। तो एक ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत सॉलिड वो है कि आज इंडिया की पूरी GDP 4 कुछ ट्रिलियन है। जब बिटकॉइन $1.25 के आसपास था तो उसकी भी 4 ट्रिलियन से ज्यादा थी, पूरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, मतलब पूरे क्रिप्टो इकोनॉमी की, मतलब वो जो है मार्केट कैप। करेक्ट। तो पूरे भारत से बड़ी
जीडीपी तो 3 ही कंट्री की है, तो आप समझ लो मतलब कितना दुनिया का पैसा लगा हुआ है। तो ये एक वजह है कि मतलब इतना पैसा लगा हुआ है तो कोई भी सरकार एकदम से ऐसे लाइन नहीं खींच देगी भैया आज से क्रिप्टो बंद। करेक्ट। क्योंकि सब देशों का भाई अल्टीमेटली कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती पब्लिक का नुकसान हो। सही बात है। तो ये है, तो प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये है कि अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है 20-30 साल बाद जो हमारे 5-10 हजार है ये करोड़ों बन जाए। लेकिन मैं सपना नहीं दिखा रहा, सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। मैं खुद बिटकॉइन, इथेरियम, XRP के अलावा कहीं इन्वेस्ट नहीं करता, आप लोग सोच समझ के करिएगा। पंप एंड डंप बहुत होता है इसमें। आज कोई कॉइन एकदम $10-5 का है वो $1400 पहुंचता है और पता लगता है फिर 20 पैसे का रह जाता है। ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। पंप एंड डंप स्कीम्स बहुत हैं, पॉन्जी स्कीम्स बहुत हैं क्रिप्टो में, बच के रहिए इनसे। अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करिए। FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है इंडिया में कम से कम 10, उनके थ्रू इन्वेस्ट करिए। किसी पॉन्जी स्कीम में मत फंसिए, ये मत फंसिए कि इतना डालो इतना मिल जाएगा। भाई साहब मार्केट के अधीन है, मार्केट के जोखिमों के अधीन है, नहीं मिलेगा। बहुत धीरे धीरे बढ़ता है ये भी। वो जमाना चला गया जब 75 से सीधा 1.25 करोड़ हो गया, उसमें भी 14 साल लगे। कोई कहता है ना कि इतना था, इतना आपके अंदर पेशेंस है 14 साल बैठने की? सेकेंडली बिटकॉइन जब मारता है तो ऐसा मारता है जैसे कहते हैं ना सांप का काटा पानी नहीं मांगता। क्योंकि बिटकॉइन को मैंने भाई साहब अपने पूरे जीवन काल में देखा है। मैं आपको बताता हूँ अरविंद, जब मैंने ट्रेड किया, मैंने देखना शुरू किया था तो वो $1,500-2 हज़ार का था। वहां से वो $14,000 गया, 14,000 से वापस 3 आ गया। तो जो 7 पे घुसा, 8 पे घुसा, वो 14 तो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में 3 आ गया। यानी कि आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट 80% गिर गई, जो 14-13 पे घुसा होगा। फिर वो 3 से उठना शुरू हुआ और कई साल वो 3 रहा, करीब 4 साल वो 3 के उस पे रहा। फिर वो उठना शुरू हुआ, वो 16 तक गया, 20 तक गया, 20 से फिर वो 12 आ गया। यानी कि अगेन अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 50-60%। फिर वो वहां से उठा 40,000, फिर वो 20 आ गया। फिर वो 70,000 गया, 70 से फिर वो 30,000 आ गया, 30,000 से फिर वो 1 लाख गया, 1 लाख के बाद फिर वो 60,000 आ गया या 50,000 आ गया। फिर वो अभी 1.25 लाख गया, 1.25 लाख से फिर वो अब 80,000 पे खड़ा है। तो अभी कहने को 80,000 है, लेकिन 1.25 लाख या 1.20 पे जो घुसा होगा उसका तो 50% सुपड़ा साफ है। सही बात। तो इसलिए बी वेरी कॉशियस। इसलिए मैं खुद 5% पैसा डाला है ताकि दुख उतना हो जितना पच जाए, सहन कर सको। लेकिन फिर भी अगर किसी न्यू कमर को क्रिप्टो में एंटर होना हो तो उसके लिए सही बात क्या है? FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है इंडिया में बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप गूगल कर लीजिए और वहां से पता लग जाएगा। जो टॉप 3 एक्सचेंज है उसमें अकाउंट खोलिए, बैंक से पैसा जाइए, इन्वेस्ट करिए, ट्रेड करना है ट्रेड करिए। और दूसरा सबसे बड़ी गलती एक और क्या करते हैं क्रिप्टो में लोग कि एक्सटेंसिव लेवरेज ले लेते हैं फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में। उसमें लेवरेज दोस्तों क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, एक्सचेंज आपसे कहेगा कि आप 40 लाख का सौदा उठा लो, यानी 40x लेवरेज ले लो। 500x तक की भी लेवरेज मिल जाती है, 200x तक की बिटकॉइन में आराम से मिल जाती है। करेक्ट। यानी कि 1 करोड़ का बिटकॉइन खरीदने के लिए आपके पास कितने होने चाहिए? क्योंकि 200 लेवरेज पे हम काम कर रहे हैं तो 50,000 में हो जाएगा। अब उसने आपको खरीदवा दिया, उसका क्या फायदा है? उसका पैसा जो आपको वो दे रहा है उस पर वो ब्याज ले रहा है एक्सचेंज, प्लस उसको दलाली ज्यादा मिल रही है जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। आपका क्या नुकसान है कि 1 करोड़ वाली चीज अगर 99,50,000 रह गई तो आपके तो 50,000 पूरा सुपड़ा साफ हो गया, तो आप लॉस में आ जाएंगे। ठीक है, तो इट इज नॉट अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ। आप अगर फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर ऑलरेडी लेवरेज प्रोडक्ट है। और मैं सबसे ये कहता हूं 1.2 1.5 बहुत ज्यादा है तो 2x ले लो। मैं खुद 2x से ज्यादा कभी नहीं लेता। तो आप लोग भी कृपया करके लेवरेज ना लें, क्योंकि लेवरेज का मतलब है कि आपका पूरा सुपड़ा साफ होगा, बीच में कहीं उसमें बचत नहीं है। क्योंकि एक ही दिन में मैंने 1,02,000 से 80,000 आते हुए देखा है। तो आप ये मत सोचना कि भाई ये तो अभी तो ऊपर जा रहा है, इतना गिरेगा क्या? आपको बता के नहीं गिरेगा। एक्सीडेंट डोंट कम्स विद प्री नोटिस। यानी कि जो टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है, वो नोटिस देके नहीं होता, वो कभी भी हो जाता है। और ये तो मार्केट 24 घंटे चल रही है। आप पता लगा रात को 2 बजे सो रहे हैं और वहां क्रैश आ गया। आप सुबह उठ रहे हैं, देख रहे हैं और पता लगा सुपड़ा साफ है। तो भाई ऐसी गलती नहीं करनी है। ये 2% भी इतना सेफ नहीं है। लोग 2% में भी लिक्विडेट हुए हैं इन्हीं दौरान। 2x में हुए हैं बहुत लिक्विडेट, लेकिन फिर भी अगर लेवरेज लेनी है तो उतनी ही ले लो जितनी पच जाए। करेक्ट। और क्रिप्टो में आप क्रिप्टो को 5% ही बताते हैं कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं, आपके टॉप 5
कॉइन्स कौन से हैं जहां पर आप ट्रस्ट करते हैं कि आपका पैसा सेफ है? देखो, मैं खुद जो करता हूँ, मैंने अभी पहले भी बोला है, जी। आप एक वो है वेबसाइट, उसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। हाँ वो बाइबल है इसकी, हाँ। सबसे पुरानी साइट है और उसमें सब पता है कि किस कॉइन का क्या मार्केट कैप है, क्या वाइट लेवल है, क्या वो है, क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, किस एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, कौन कौन से ब्रोकर हैं, सब आता है उसमें। ठीक है, करेक्ट। लेटेस्ट प्राइस भी आ रहा है, ट्रेंड भी आ रहा है, मार्केट के मतलब जो आपको देखना है, जैसे अपने इंडिया स्टॉक मार्केट के लिए एनएससी है ना, ऐसे क्रिप्टो मार्केट के लिए कॉइन मार्केट कैप है। अब उसमें आप जाइए और टॉप 10 कॉइन्स देखिए, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? बिटकॉइन का। सबसे बड़ी मार्केट कैप भी उसकी है, तो मैं कहता हूं सबसे पहले आप बिटकॉइन में पैसा लगाइए, इथेरियम में लगाइए, एक्सआरपी में लगाइए, सोलाना में लगाइए, बीएनबी बाइनेंस कॉइन जो है उसमें लगाइए। बस ये 5 कॉइन हो गए। उसके अलावा एक कोई छोटा कॉइन ले लीजिए, जो मैं समझता हूँ 2 कॉइन मेरे बहुत अच्छे मुझे पता है। एक है टाओ और एक है पॉलीगॉन या पॉलीमेटिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, बस ये, इसके अलावा मैं कहीं पैसा नहीं लगाता। आप लोग अपनी रिसर्च करें, पैसा लगाएं। दूसरी चीज, पंप एंड डंप से बचें। यहाँ पे बहुत ऐसे कॉइन होते हैं जो 0.00000013 पैसे के होंगे, मतलब डॉलर में ही है सब। Correct. लेकिन वो क्या होगा कि 0 के बाद 13 डिजिट, 12 डिजिट, 60 डिजिट बाद में होंगे। दोस्तों, ऐसे कॉइन सिर्फ आपकी वेल्थ खाने के लिए बने हैं। वो एक बार ऊपर जाते हैं, फिर वहां से जब 1 साल का आप उसका चार्ट देखेंगे, वो नीचे ही नीचे है। इसके लिए चाहे वो ट्रम्प कॉइन हो, चाहे वो पाई कॉइन हो, चाहे वो डॉज हो, चाहे वो पेपे हो, जितने मीम कॉइन है सब आपकी वेल्थ खाने के लिए बने, क्योंकि वो उसके पीछे कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। उनके प्रमोटर्स ने एक कॉइन को चढ़ाया, अपना ट्वीट किया, इंस्टा पे आए, आप लोग ने सबने खरीद लिया और उसके बाद उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। वो निकलते जा रहे हैं, आप खरीदते जा रहे हैं। करेक्ट। फाइनली आपको समझ में आ गया कि आपको अपना पैसा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस तरह से रखना है। क्वेश्चन अगर और भी कोई दिमाग में है आपके, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम लोग अगली बार जब दीपक सर से फिर से पॉडकास्ट करेंगे, तो उसके जवाब, आपके सवाल के थ्रू ही उनके जवाब लेंगे। अब थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। काफ़ी कुछ रिसर्च किया है आपने, इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे भी दिख रहा है। आप अपने बच्चों को भी ऑब्वियसली उस तरह से गाइड कर रहे हैं। जी जी। और आपने जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे जो लोग देख रहे हैं, उनको भी आप प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं। ये दीपक वाधवा जी की जर्नी कैसे शुरू हुई? क्योंकि आप, मैंने ऐसे सुना जब हम बात कर रहे तो आप सेरेमिक का बिजनेस करते थे। जी, मेरा सेरेमिक का काम था एंड मेरे फादर से वो मैंने इनहेरिट किया था जी, और हमने काफ़ी अच्छा उसको ग्रो भी किया जी। 2012 में क्या हुआ अरविंद के, मतलब जो सिरेमिक कलर टेक्नोलॉजी थी वही ऑब्सलीट हो गई। ओके। तो मुझे वो चलती हुई फैक्ट्री जिसका मेरा बहुत अच्छा टर्नओवर था वो बंद करना पड़ा, क्योंकि जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट था वो इतना ज़्यादा था कि अगर मैं उसको लेता तो मुझे बैंक लोन लेना पड़ता। करेक्ट। वो आज तक मेरी कई, शायद हो सकता है मेरी अगली जनरेशन भी वो किस्तें ही चुका रही होती, क्योंकि वो बहुत बड़ा पैसा चाहिए था उसके लिए। तो वो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई इसको बंद करते हैं। तो उसके बाद मैंने कई बिजनेसेस किए। जैसे सबसे आसान बिजनेस इंडिया में क्या है भैया, पैसा हो आपके पास तो आप प्लॉट खरीद लो, बिल्डर बन जाओ, उस पर बिल्डिंग बना लो, इन्वेस्टमेंट कर दो। तो वो कहीं जाके मेरी साइकी को सूट नहीं किया। तो मेरे को फिर ये एक थोड़ा सा लगा, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में। तो मैं स्टॉक मार्केट में आ गया और दैट वाज द, मतलब वो एक काला, जैसे आपने कहा ना काला दिन आ गया, तो वो काला दिन आ गया और मैं इसमें घुस गया। और अरविंद, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया फिर उसके बाद। मतलब आई वाज, मतलब मेरे पास बहुत अच्छा पैसा था, लेकिन मेरे नुकसान इतने ज़्यादा हो गए कि मैं डेट में आ गया। मेरे सारे एसेट बिक गए, घर बिक गया, मकान बिक गया, फैक्ट्री का जो हिस्सा मेरे हिस्से में आया था वो बिक गया। तो मतलब आई वाज इन डीप डेट्स। ओके। और मतलब आप, मेरी जर्नी वैसे तो कई पॉडकास्ट में मैंने करी है, लेकिन उसको अब बार बार नहीं बोलते। मतलब ये स्टेज आ गई कि मैं आज मरूं और अब मरूं और कैसे मरूं, ये सोचना पड़ रहा था। कैसे और बाहर निकले उससे बाहर निकलने में जी मेरी पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। पहले सहयोग ये कि उसने मुझे एक हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर दिया कि अब तुम जियो या मरो, हमारे से दूर हो जाओ, क्योंकि अब हमारे पास और कुछ खोने और बेचने को है ही नहीं। क्योंकि हम कुछ भी होता था उसे, मैं गोल्ड होता था बेचता था और मार्केट में पैसा, क्रेडिट कार्ड से लोन लिया मार्केट में पैसा, यहाँ से लोन मिला वहां से पैसा, गाड़ी बेची मार्केट में पैसा। तो मुझे लगता था यार यही, दिस इज इजी मनी, मैं कमा सकता हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया, या हॉस्पिटल में भी मैं था, तो हॉस्पिटल में डिप्रेशन और इसका एंजाइटी का सिर्फ एक ही इलाज होता है इंडिया में या कहीं भी,
वो आपको एक सेडेटिव देते हैं, फिर 1-2 दिन बाद आप सो के उठते हो, फिर वो खिलाते पिलाते हैं ताकि आपको जान रहे आपके, फिर वो सेडेटिव दे देते हैं, फिर आप लेटे रहो, कुछ करने को है मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं, पेन हो रहा है कुछ हो रहा है तो आपको अरे मेरा पेन हो रहा है ये है, कुछ एंटीबायोटिक चल रहे हो, कुछ हीलिंग हो रही है। डिप्रेशन में क्या हीलिंग है? करेक्ट। आपको वो सुला देते हैं ताकि आपका कंपोजर जो है वो काम हो जाए, फिर आप उठते हो, फिर आपको टेंशन होने लगती है पैसे की, फिर आपको वो सुला देते हैं। भाई यही होता है मतलब डिप्रेशन में। करेक्ट। तो मुझे लगा यार ये पैसा मतलब मेरा नहीं है, मेरे इससे मेरी तो लाइफ इम्पैक्ट हो ही रही है। करेक्ट। लेकिन अब मैं यहाँ पढ़ा हूँ तो मेरे बच्चे मतलब कहाँ से पैसा अरेंज कर रहे होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जाओ तो 10-20-50 हज़ार डेली का खर्चा है। करेक्ट। तो मैं तो इसी टेंशन में आ गया कि मतलब मेरी बीवी पैसा ला कहाँ से रही होगी इसे करने के लिए, मतलब वो और क्या बेचेगी, हमारे पास क्या ऐसा है जो मुझे नहीं पता और वो कर रही है। तो मतलब वो स्टेज आ गई। तो मुझे लगा नहीं यार ये ना गलती कहीं हो रही है। तो वो जो मैंने सोचा, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि भाई अब मैं सीखूंगा और मैं करूंगा। ओके। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उसके बाद भी 40 लाख का लोन लिया और मैंने सीखना शुरू किया, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि अब मुझे सीखना और ये मार्केट से पैसा मुझे वापस लाना है। ओके। मैं सीखता गया सीखता गया सीखता गया। उसके बाद भी मेरे लॉसेस नहीं बंद हुए। फिर मेरी बीवी ने मुझे ये कहा कि दीपक आपने अपने मन की कर ली, नहीं आ रहा ना पैसा, अब आप मेरे मन की कर लो एक बार। ओके। अपन वैसे भी रोज लूज कर ही रहे हैं, क्या होगा और लूज कर देंगे। मैंने कहा चल भगवान तेरी मन की कर लेते हैं। एंड दैट वाज द डे आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। जो स्ट्रेटेजी अब मैं लोगों को भी सिखाता हूँ या मैं बताता हूँ या मैं खुद कर रहा हूँ, वो मेरी पत्नी ने मुझे दी है। वो क्या थी एग्जैक्टली? वो ये थी कि ऑप्शंस छोड़ दो, फ्यूचर पे आ जाओ। ओके। तो फ्यूचर में आपने पैसा कमाया। मैंने फ्यूचर में पैसा बनाया। और एक फाइनेंस स्ट्रेटेजी सिंपल सी जिससे आपने पैसा कमाया, जो सिंपल लगती है। छोटा मोटा हेज कर लो, हाँ। अनलिमिटेड लॉस से लिमिटेड लॉस में आ जाओ, बढ़िया। बस, और पकड़ के बैठे रहो। आपने एक फ्यूचर खरीदा 2000 पॉइंट नीचे, 3000 पॉइंट नीचे, 5000 पॉइंट में, जो आपको समझ आती है, जितना आपके पास पैसा है, आप कह दो मेरा। देखिए क्या होता है, हम लोग फ्यूचर करते हैं, अनलिमिटेड लॉस में चले जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा लिक्विडेट हो जाता है। करेक्ट। अब ये चीज आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपने 1 लाख रुपए हैं, 3 लाख का माल खरीदा और ये यहाँ पे जाके लिक्विडेट हो जाएगा, आप वहां की पुट खरीद लो, वो लिक्विडेट ही नहीं होगा। बढ़िया। ठीक है, इसको हेजिंग बोलते हैं। हाँ। हमने हेजिंग पे काम किया, मेरी बीवी ने मुझे रास्ता दिखाया और मैंने फिर उस पे अपनी स्ट्रेटेजी इस पे वर्कआउट करना शुरू किया। कम से कम मैंने 50,000 लाख रुपए तो बैक टेस्टिंग पे खर्च कर दिए, सॉफ्टवेयर पे सब्सक्रिप्शन दे के कि अगर मैं इसको करूं और ये करूं तो कैसा रहेगा, ये करके ये करूं, ऐसे हेज करूं। फिर आपको मेहनत, देखिए मेहनत करनी पड़ेगी अरविंद, जिंदगी में आप भी यहाँ तक पहुंचे हो मेहनत करके पहुंचे हो। कोई किसी को ऐसा नहीं होता कि बस पकी पकाई चीज मिल जाए। करेक्ट। आप लॉस ले रहे हो तो भी आप मेहनत करके लॉस ले रहे हो, बैठे बैठे लॉस नहीं होता। आप रोज उठते हो, रोज मार्केट में आते हो, रोज अपना सोचते हो कि आज मुझे फायदा होगा, लेकिन बस आप में और मेरे में फर्क क्या है कि मैं लॉस बहुत छोटा काट देता हूँ, प्रॉफिट को लंबा पकाता हूँ। दूसरा, मैं आप कितने अच्छे ट्रेडर सही, आप मुझसे कह के जाओगे भाई ये खरीद लो, मैं नहीं खरीदूंगा। ओके। क्यों? मैं देखूंगा कि मेरे चार्ट पे सेटअप बन रहा है या नहीं। चार्ट पे बनेगा, मैं फुल ऑन कूद जाऊंगा उसमें। आपने मुझसे कहा 100 पे ले लो, मैं 100 पे लूंगा, आप 70 तक बैठे रहो, मुझे मतलब नहीं है। मैंने 100 वाली चीज पे को 95 में निकलना है, दोबारा ऊपर आएगी, मैं 95 में दोबारा घुस जाऊंगा। करेक्ट। लेकिन मैं अपने लॉस को लंबा नहीं कैरी करूँ। 80 में आप यस बैंक में घुसे, आपको 70 में निकलना चाहिए था, आप 6 रुपए तक पकड़ के बैठे हो, ये आपकी गलती है। करेक्ट। आप 70 पे निकल जाते, 10 का लॉस होता, कहीं और कवर कर लेते। सही बात है। जब दोबारा घूम फिर के 70 आता तो भी तो वो घुसने देता आपको, ये थोड़ी कहता ना 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 अब नहीं घुसेगा तू, पहले तू निकल चुका है। ऐसा तो नहीं है। आप 70 पे चाहे डबल से घुस जाते, फिर 80 आता, फिर निकल जाते। छोटा लॉस, नेवर मैरी योर लॉसेस। शादी एक बार हो गई बीवी से, बस उसके अलावा और किसी से मैरी नहीं करना भाई। अपन का सीधा सा कोट है, नेवर मैरी योर लॉसेस, टॉक टू द चार्ट्स। ये चार्ट आपको सब बताएगा किसकी कंपनी में क्या घोटाला हो रहा है, किसकी कंपनी में क्या लफड़ा हो रहा है, उसका प्रॉफिट आ रहा है, उसकी कंपनी कैसी कर रही है, वो क्या। ये चार्ट जो है ना गूंगा होता है, लेकिन ही टॉक्स ऑल एवरीथिंग। भगवान पे विश्वास रखते हैं? बहुत जरूरत से ज्यादा जी। कारण ये है कि मतलब मैं जब भी परेशान होता हूँ, व्याकुल होता हूँ, तो मैं मंदिर जाता हूँ या किसी आश्रम में जाता हूँ या भगवान के मतलब मंदिर ही जाता हूँ। आश्रम में ज़्यादा बिलीव नहीं करता।
तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि भगवान कुछ राह दिखा रहे हैं। तो इसलिए मेरा असीम मतलब जिसे कहते हैं ना, सुबह उठते के साथ मेरा जो दिन शुरू होता है वो मैं एक भगवान के मंत्र से ही शुरू करता हूँ, और मतलब पूरे दिन में मेरी एक्टिविटी रहती है भगवान के साथ। जब आपका बुरा वक्त चल रहा था तब आपने महसूस किया था इनकी प्रेजेंस को कि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है? मैं ना थोड़ा सा फिलॉसफी को भी मानता हूँ और प्रैक्टिकल भी ज़रूरत से ज़्यादा हूँ। एक उदाहरण देता हूँ आपको। महाभारत तो हम सब ने देखी है, B.R. चोपड़ा जी ने बहुत अच्छी फिल्म अंकित की थी, बहुत बढ़िया चली, सब अभी तक देखते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। तो भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते, अगर वो चाहते तो 1 मिनट में दुर्योधन को मारते और ये युद्ध होता ही नहीं। सही बात है। इतने लोग नहीं मरते, इतना सब गीता की रचना नहीं होती। लेकिन उन्होंने अर्जुन से क्या कहा, तू लड़, मैं तेरे पीछे हूँ। दैट इज ए सिंबॉलिक। करेक्ट। वो जो हम देखते हैं विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हैं, वो भी सिंबॉलिक है। वो क्या सिंबॉलिक है कि बेटा जीवन जो है वो इतना कठिन है कि तेरे को सांप के मतलब बिल्कुल तेरे ऊपर शेषनाग है, किसी भी दिन डट सकते हैं। लेकिन इन कठिनाइयों के साथ भी अगर तू अपना जीवन बिल्कुल काम और बिल्कुल आराम से जी सकता है तो लक्ष्मी जी तेरे कदमों में होंगी। दिस इज ए सिंबॉलिक। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्योंकि भगवान ने आके ये कृतियां नहीं बनाई, ये तो आर्टिस्ट ने बनाई है ना। करेक्ट। भगवान की कृतियां नहीं है ये लक्ष्मी जी का स्वरूप, ये राम जी का स्वरूप, ये जैसा उस भाव को देखा उस आर्टिस्ट ने पोर्ट्रे किया कि राम भगवान ऐसे हैं, कृष्ण भगवान ऐसे हैं, शिव जी ऐसे हैं, तो ये सब कृतियां बनी हुई है, ये भगवान ने आके कहीं से नहीं भेजी है। करेक्ट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक फाइनेंस वाले से इतनी डीप डाइव होके बात बोल दी। नहीं, मैं तो देखिए साहब बहुत मतलब इस पे रिसर्च करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लोगों को सुनता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए भगवान में आस्था होना एक, आजकल शायद मॉडर्न बच्चे इसको कहें कि दखियानूसी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मन की शांति जो है वो अभी उन लोगों को नहीं पता लगती मन की शांति कंसेप्ट ही क्या है। करेक्ट। लेकिन मन की शांति, और आप कितनी ही बड़ी परेशानी में हो, अब आप मुझे बताओ, मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप पंडित के पास गए कि भाई मेरा ये खराब चल रहा है। करेक्ट। वो क्या कहेगा आपको, मछलियों को दाना डाल दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, गाय की सेवा कर दो, या ये इतना दान कर दो। तो आपको क्या लगता है ये करने से मेरा मंगल ठीक हो जाएगा? अरे मंगल इतनी दूर है कि मैं यहाँ से आज सोचने भी चलूँ तो कितने लाइट ईयर दूर पहुँचूंगा मैं। ठीक है। क्या होता है जब आप कोई भी इस तरह का उपाय करते हैं, आप मन में फ्रेज कर लेते हैं भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब भगवान मेरे लिए अच्छा कर देंगे। एक पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका बिलीफ सिस्टम वहां जाग जाता है। करेक्ट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। भगवान तो मेरे पीछे ही रहेंगे, करना तो मुझे ही पड़ेगा, लेकिन वो पीछे वाली शक्ति इतनी पावरफुल है कि अगर मैंने उसे पहचान लिया तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता। फाइनेंस की कौन सी किताब है जो आपकी फेवरेट है? मेरी फाइनेंस की कोई किताब फेवरेट नहीं है जी। मेरे को ये पता है रुपए की चीज़ लेनी है, सवा की बेचनी है, यही एक बनिए वाली जो थ्योरी है, यही मेरी फेवरेट है। बहुत बढ़िया। आपका फेवरेट डायलॉग क्या है? जब मतलब ये तो हम पॉडकास्ट में बैठे हैं तो हम बड़ा जेन्युइनली बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ द बीट ऑफ द कैमरा दीपक वाधवा जी का फेवरेट डायलॉग क्या है? तकिया कलाम बोलते हैं ना उसे। देखिए जी, ऐसा है, मेरा फेवरेट डायलॉग तो नहीं है, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है। हाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी एक सिल्वर स्पून से शुरू करी। जब मैं 40 की उम्र में या 38 की उम्र में, आज से कितना 13 साल पहले, तो मैं अभी अगर 49 हूँ तो उस वक्त मैं 13 साल पहले 36 रहा हूँ। वहाँ से मैं डीप डाउन गिरता चला गया, और मेरा जो अभी ये उठान हुआ है ये पिछले 2 साल 2.5 साल का है। 2 साल पहले तो मुझे सोशल मीडिया क्या दुनिया में कोई नहीं जानता था। Correct. क्योंकि आई वॉज ए बिग फेलियर। और आज की तारीख में भाई सब पूछ पैसे वाले की है, बगैर पैसे वाले की पूछ ही नहीं है। और मैं इसका भी अभी आपको एक ऐसी चीज सुना के जाऊंगा, आप कहोगे भाई मतलब जीवन में आपने क्या क्या नहीं देखा। करेक्ट। तो 2 साल में मेरे को लोग जान रहे हैं। मैं दीपक से अबे तबे से दीपक सर हो गया। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास नेम, फेम और पैसा है। करेक्ट। तो आज आदमी की पूछ उसके पैसे और स्टेटस से है भाई, इंसान की पूछ नहीं है।
आपने फाइनेंस की किताब तो नहीं पढ़ी होगी, आपका आपने बोला कि नहीं भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टरेट फाइनेंस MBA फाइनेंस हूँ, ऐसा नहीं है मैंने नहीं मतलब पढ़ी, फेवरेट बुक नहीं है लेकिन आपकी कोई? फेवरेट वाली बात ये है क्योंकि क्या है कि हर चीज का ना समय होता है, वो थ्योरीज चेंज होती जा रही हैं। ओवरऑल मैं जनरलाइज पूछूं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? आप बुक्स पढ़ते हैं? मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ जी। ओके, तो आपकी आपकी हॉबी क्या है? मतलब ठीक है, फाइनेंस हो गया, बाकी दिन में अपने लिए आप क्या करते हैं? देखिए मेरी जीवन जो है बहुत ज़्यादा, मतलब आप कहेंगे कि मतलब इस उम्र, हाँ मैं अभी, हम पहले वाले सवाल पे आते हैं कि मैं क्यों फिल्म बिलीव करता हूँ। अच्छा। तो मेरा 36 साल में समय खराब हो गया, अब मैं 2 साल में उठ गया। तो जब मुझ जैसा बुढ़ा आदमी, जहां पे लोग आके हिम्मत छोड़ देते हैं, दोबारा खड़ा हो सकता है, तो कोई भी खड़ा हो सकता है, मेरा कहना ये है। क्या बात है, ये लाइन तो मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूं। जो आपने कहा था कि कौन सी एक चीज पे आप, मैं तो कहा था मेरा बिलीफ सिस्टम है कि आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए ये सोचने की कि मैं कर सकता हूं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले भगवान कहेंगे हाँ बेटा तू चल, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, तुझे गिरने नहीं दूंगा। लेकिन अगर तू चलेगा ही नहीं तो मैं तेरी मदद भी नहीं कर सकता। करेक्ट। हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप? सर आप मेरी पहली वीडियो देखो तो उसमें मेरा वजन कुछ 140-42 किलो था, फिर 150 तक चला गया और आज मैं 100 के अंदर हूँ। तो मैं हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, पहले मेरा जीवन आलस से भरा होता था, लेकिन आज आई फील हाईली एनर्जेटिक। क्या बात है। आप ये मानते हैं, जैसे मैं मानता हूँ, कि इंसान जब थोड़ा पैसा सही कमा लेता है उसके बाद वो हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने लगता है? देखिए जी, ये उल्टा होना चाहिए। नहीं, हेल्थ जो होती है वो पैसा ही मांगती है आज की तारीख में। आज आप रोटी खाओ और आप जाके सैलेड खाओ, रोटी तो आप 10-15 रुपए में खा लोगे, सैलेड के लिए 400 रुपए चाहिए। ये करेक्ट है। तो भाई ये देखो, ये सब है, मैं कहता हूँ अमीरों के चोचले। आपके पास पैसा है तो ही आपके पास योगा का, इसका उसका इसका टाइम है, अदरवाइज तो आप इतने मसरूफ हैं अपनी जिंदगी में पैसा कमाने और इस जद्दोजहद से लड़ने में कि कहाँ है आपके पास टाइम अपने को देने के लिए। हाँ, हेल्थ वहाँ प्राइमरी रहती है बस। मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसका जवाब आपको, जैसे अभी हम तो इत्मीनान से करते रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा फास्ट पेस में। बिल्कुल 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 जी। दीपक वाधवा जी के लिए ट्रेडिंग या बिजनेस? ट्रेडिंग। एक शब्द में मार्केट क्या है? पैसा कमाने का जरिया। नुकसान से आपने क्या सीखा, एक शब्द में? लेना ही नहीं है नुकसान। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं? अर्ली इन्वेस्टिंग नहीं करते। और ट्रेडिंग ही नहीं करनी है, हमें इन्वेस्टर बनना है, हमें ट्रेडर नहीं बनना। सिस्टम या इमोशन? सिस्टम। पहला बड़ा ब्रेक थ्रू आपको कब मिला था? जब मैंने लॉसेस को कम कर दिया था। बहुत बढ़िया। सबसे मुश्किल साल कौन सा रहा है आपका? 2012 से लेके 2020 तक। एक आदत जिसने आपको सफल बनाया? पत्नी की जरूर सुनो। वाह ये बढ़िया था। एक आदत जिसे आपको छोड़ना पड़ा है? लॉसेस लेने की आदत। बढ़िया। ट्रेड में एंट्री से पहले क्या देखते हैं आप? ट्रेड में एंट्री देखने से पहले, ये थोड़ा सा लंबा सवाल दूंगा और इससे बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए की ली अरविंद, मुझे नहीं पता ये 100 की 200 जाएगी, 300 जाएगी, 500 जाएगी, 1000 जाएगी। ठीक है। वो तो मार्केट डिसाइड करेगा कि मुझे कितना पैसा देना है। करेक्ट। लेकिन मार्केट को मैंने क्या पैसा देना है, यानी कि 100 की चीज पे मैंने 95 पे निकलना है, 90 पे निकलना है, 80 पे निकलना है, 85 निकलना है, ये मैं ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करता हूँ। मार्केट मुझे क्या देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मार्केट को क्या देना है मुझे ट्रेड लेने से पहले पता है। तो ये एक आदत जिस दिन आप डाल लेंगे, मार्केट आपसे ले ही नहीं पाएगा। मुझे मार्केट को क्या देना है, यानी कि आप लॉस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, कि लॉस सेट करके चलो। बिल्कुल। लॉस के दिन आप क्या करते हैं? जब लॉस हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि यार आज तो लॉस हो गया? देखो जी, लॉस में तो सब उदास ही होते हैं फिर, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि चलो इससे क्या लर्निंग मिल सकती है। और मैं, आज आपने मेरे से पूछा कि मेरी दिनचर्या क्या है, तो मैं सुबह उठता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, फिर शूट पे जाता हूँ, फिर करता हूँ, रात को 11-12 बजे तक भी मैं लाइव आ रहा होता हूँ, लोगों को सिखाता रहता हूँ। और उसके बाद कम से कम मैं सोते सोते मुझे 3 बज जाते हैं, क्योंकि मैं 2 घंटे पढ़ के सोता हूँ, चार्ट देख के सोता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी हैबिट है, जितना ज़्यादा आई विल टॉक टू चार्ट्स मेरे से बात करेंगे। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे मैंने लाइन खींच दी, बाजार वहीं रुक जाता है। क्या बात है। प्रॉफिट के दिन आप क्या करते हैं? मैं लॉस और प्रॉफिट में इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखो, जब ऐसे दिमाग खराब होता है, दिमाग बहुत सही होता है, तो मैं तो मीठा खा लेता हूँ। तो ऐसी कोई हैबिट है आपकी? नहीं, देखिए जी, प्रॉफिट क्या है कि अब प्रॉफिट हैज बिकम ए हैबिट। जब लॉस था तो लॉस हैबिट बन गई थी, अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हैबिट बन गई है। तो लेकिन मैं दोस्तों एक चीज और बता दूं,
अगर हम 20 दिन ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट 20 दिन नहीं होता, हमारे भी 12 दिन लॉस के होते हैं, लेकिन वो लॉस छोटे होते हैं और जो 8 दिन प्रॉफिट के होते हैं वो प्रॉफिट बड़े होते हैं। ये चीज याद रखनी है बस। मार्केट आपको क्या सिखाती है? पेशेंस। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, ट्रेडिंग आपके लिए क्या है? भगवान। बहुत बढ़िया। अब जो मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलूंगा उसमें आपको 2 ऑप्शन दूंगा, एक को चुनना है आपको। पहला, सीखना या कमाना? सीखना। दूसरा, छोटा प्रॉफिट या बड़ा रिस्क? छोटा प्रॉफिट। तीसरा, डर या लालच? डर। चौथा, लॉस स्वीकार करना या रिकवरी की उम्मीद करना? लॉस स्वीकार करना। बहुत बढ़िया। पांचवा, सीखते रहना या सेटल हो जाना? सीखते रहना। डेटा या अंदाजा? डेटा। शांति से ट्रेड या एक्साइटमेंट में ट्रेड? शांति से ट्रेड। प्रोसेस फॉलो करना या रिजल्ट देखना? प्रोसेस। फुल टाइम ट्रेडिंग या पार्ट टाइम ट्रेडिंग? फुल टाइम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक स्किल मानते हैं आप या ट्रेडिंग एक किस्मत मानते हैं? स्किल। ट्रेडिंग एक बिजनेस है या ट्रेडिंग एक जुआ है? बिजनेस है। मार्केट को समझना या मार्केट से लड़ना? समझना। आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा? पैसा। पैसा होगा तो मैं किसी भी एज पे ऐसे एक्सपर्ट हायर कर लूंगा जो मेरी हेल्थ को दोबारा मेंटेन कर देंगे, लेकिन अगर मैंने सही एज पे पैसा नहीं कमाया तो मैं हेल्थ भी नहीं मेंटेन कर पाऊंगा। जैसे मैं कहता हूं, टैलेंट इज समथिंग यू कैन बाय, टैलेंट इज समथिंग यू शुड हैव, स्किल्स इज समथिंग यू कुड बाय। हमने अक्सर देखा है जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो फेल हो गया उसके यहाँ IIT का सबसे टॉपर आज काम कर रहा है। करेक्ट। तो टैलेंट उसने खरीद लिया, स्मार्टनेस और स्किल सेट उसकी थी। तो ये तो बात है। अब आपको एक चुनना है, फिर से 2 ऑप्शन है, एक चुनना है। उसी सेगमेंट में आगे की तरफ जा रहे हैं। शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट? क्रिप्टो। क्रिप्टो जी। क्रिप्टो मार्केट या फिजिकल गोल्ड? क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट या प्रॉपर्टी? एनी डे क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट और म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। बढ़िया। एंड म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट? म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे सही है? सबसे अच्छा है। अगला सवाल, सैलेड या जलेबी? 6 दिन सैलेड, 1 दिन जलेबी। जलेबी या रबड़ी? जलेबी। मीठे में और कुछ नहीं खाता, बस जलेबी ही खानी है। इनकी जलेबी बहुत फेवरेट है, इसीलिए मैं सेगमेंट में जलेबी की तरफ आ गया। फाइनली आखिरी सवाल, प्रॉफिट। मतलब ऐसा इमेजिन करिए कि एक सिचुएशन आ रही है कि जिसमें आपको एक ही दिन में सामने प्रॉफिट हुआ है और एक ही दिन में सामने आपके जलेबी पड़ी है, तो प्रॉफिट की एक्साइटमेंट आपकी ज़्यादा होगी या जलेबी खाने की एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी? प्रॉफिट लेके जलेबी खानी है। वाह वाह वाह। बहुत मज़ा आया, हमने सारी डिस्कशन की और आपको भी मज़ा आया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने दिल खोल के बात की है दीपक जी से। तो आपको सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगा वो आपको बताना है। कौन सी नॉलेजेबल बात आपको दीपक जी की बहुत अच्छी लगी, भाई जिस सुझाव को आप भी इम्प्लीमेंट करना चाहोगे वो भी बताइएगा। इसके अलावा कौन सा ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते थे जो मुझसे रह गया, वो आप बताइएगा। अगली बार जब आएंगे तो इनसे ज़रूर पूछेंगे। अब हम आखिरी सवाल ले लेते हैं, लेकिन आखिरी सवाल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ही के लिए मैं पूछने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि देखो, ये नीचे से गिर के ऊपर तक उठे हैं, इन्होंने सब सीखा, सब देखा, दुनियादारी देखी, इन्होंने ये तक बता दिया कि पैसा मायने रखता है। ये कैसे दीपक से दीपक सर बन गए। ओबियसली आज लोग 2 साल में इन्हें पहचान रहे हैं, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है। पर ये सारी चीज़ें इन्होंने आपसे शेयर की, दिल खोल के की, और इन्होंने दिल खोल के आपको बताया। तो दिल खोल के आपको भी एक काम करना है, दीपक जी के लिए हार्ट देना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। आखिरी सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल ले लेते हैं। लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया, मैं तो खुद बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी मैंने, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं अगली बार जब आऊँ तो मैं आपको और अच्छे अच्छे सवाल ज़रूर आपसे पूछूं। लेकिन आखिरी सवाल ले लेते हैं, जो आज का यूथ है, जैसे आप अपनी बेटी को सिखाते हैं, तो 3 ऐसी एडवाइसेस एज आप इनको ट्रीट करिए अपने बच्चे के जैसे, एज अ फादर फिगर आप देना चाहेंगे कि ये ज़रूर करो यार, बाकी कुछ करो नहीं करो, वो क्या होंगी? अर्ली एज इन्वेस्टिंग, क्योंकि ज़िंदगी का किसी को नहीं पता। आपके 5 सोर्सेज भी हो तो एक सोर्स और पैदा करिए। ओके, ठीक है,
क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन जहां आप कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं सारे बंद नहीं हो सकते। करेक्ट। तो यू आर अपने कंपनी में पैसा लगाइए, आप मुकेश अंबानी जी के साथ पार्टनर बनिए, आप इन्फोसिस के साथ पार्टनर बनिए, TCS के साथ पार्टनर, HDFC बैंक। तो मतलब मैंने जब निफ्टी 50 में पैसा लगाया, मैं सब बड़े लोगों के साथ पार्टनर बन गया। करेक्ट। ठीक है। तो एक ये, दूसरा बीमा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ का, बीमारियों का और आगे आने वाले टाइम में कितने पेंडेमिक हमें देखने पड़ेंगे नहीं पता है। करेक्ट। अनसर्टेनिटी से हमें हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना है। ओके। तीसरा, पार्टी हार्ड बट बी सेंसिबल। ये नहीं कि आज सोचने के बाद आज ही पीने को मिल गया, आज ही खाने को मिला। मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, मैं सबको कहता हूँ, अपने सेंसेस में रहो। ये मत सोचो कि पैसा है तो आज पीनी ही पीनी है या आज खाना ही खाना है। भाई कल भी तो दिन आएगा, तो इसलिए हर चीज को एंजॉय करो, लेकिन लिमिट में। ऐसा ना हो कि अपना कहीं सिर झुकाना पड़ जाए या माँ बाप का सिर झुके। बस इस चीज को ध्यान रखो। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जो यूथ है, वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि उसका भविष्य खराब होता दिखाई दे। अब हम एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपसे शुरू कर रहे हैं और बस ये एंडिंग है। आपके आगे हमें नहीं पता कौन सा गेस्ट हमारे साथ पॉडकास्ट करेगा, हम जानते ही नहीं है, पर वो किसी भी फील्ड का हो। अगर दीपक वाधवा जी को उनके लिए सवाल छोड़ने हो, एक या दो, तो वो कौन से सवाल आप छोड़ेंगे जो आप पूछना चाहेंगे रैंडमली किसी भी पर्सनालिटी से जो अगली बार हमारे साथ पॉडकास्ट में शिरकत करेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं देखिए, मैं अपने आप ही लोग आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। हर किसी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। बिल्कुल। वो कई दफ़ा मुझे तो आइडेंटिफाई होता है, कई दफ़ा मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपका सुनूं तो मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं कहूँगा अरे ये तो मेरे साथ भी घटा था, तो ये जब इसके में हो सकता है तो मेरे में भी इम्पैक्ट ला सकता है। करेक्ट। तो आपको हर किसी से ये पूछना है कि व्हाट इज़ योर टर्निंग पॉइंट। जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ ने कहा कि ये स्ट्रेटजी तुम करो, तो दैट इज़ माई टर्निंग पॉइंट। करेक्ट। ठीक है ना। फिर मैंने ऑप्शंस छोड़ के मैं फ्यूचर में आ गया, दैट इज़ माई टर्निंग पॉइंट। करेक्ट। तो आपके हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ एक टर्निंग पॉइंट, जैसे आप जॉब छोड़ के कंटेंट में आ गए, दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट। करेक्ट। अब दोस्तों, इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए क्या होगा कि आज भी मुझे इंस्टाग्राम नहीं चलाना आता, जबकि मेरे 3 मिलियन फॉलोअर सोशल मीडिया पे हैं। बढ़िया। तो आपको जहां अपनी एक्सपर्टीज यूज करनी है, आप उसको यूज करिए। करेक्ट। जहां प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, वो प्रोफेशनल हेल्प लेना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि मैं कैमरा नहीं चला सकता, ये भैया जो कैमरा चला रहा है ये ज्यादा अच्छा चला सकता है। करेक्ट। ठीक है ना। मैं इतनी अच्छी इंस्टा नहीं चला सकता, लेकिन मेरी टीम में जो लड़का है वो बहुत अच्छी चला रहा है, तो आई एम टेकिंग हिज हेल्प। करेक्ट। तो आप जिस फील्ड में मास्टर हैं आप उसको करिए। दूसरे की हेल्प लेके अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सीखना कभी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या सीखा कि मैं फैक्ट्री चलाता था, फिर मैं बिल्डर बन गया, फिर मैंने रेस्टोरेंट चलाया, फिर मैंने और 10 धंधे किए, फिर मैं ट्रेडर बन गया और अब मैं फाइनेंस क्रिएटर बन गया। तो कितने सारे मैंने अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। करेक्ट। तो सीखना क्यों छोड़ना है। बिल्कुल सही बात है। पहला सवाल आपका हो गया जो आप कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट जरूर पूछें अगला जो भी गेस्ट आए। दूसरा कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं मैं उनसे पूछूं? क्या चीज करने से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? बहुत बढ़िया। ये आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि क्या चीज करने से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? जलेबी खाने से। इसी एंड पे हम लोग खत्म करेंगे, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप भी जाओ, ठीक है, हम लोग बातें करते हैं, हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी को एंजॉय करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात बोल रहे थे जब हम आ रहे थे कार में, तो ही वॉज रियली नाइस। एंड जब हम आ रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि यार कुछ भी हो जाए, मतलब मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैंने वेट घटाया, लेकिन जहाँ मुझे जलेबी दिख जाती है मेरा मन एकदम ऐसे बच्चों के जैसा हो जाता है। तो अपना बचपना मत छोड़िए, इसी तरह से जीते रहिए। पैसा है अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, खुदा है, खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, लेकिन आप भी तो इम्पोर्टेंट है। तो जिए आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पैसा किस्मत के साथ आता भी, आपकी समझदारी के साथ भी आता, वो आ जाएगा। फाइनली थैंक यू सो मच। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और क्योंकि ये कोलैबोरेशन में है तो इनका चैनल आपको दिख ही रहा है, इस पर क्लिक करके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब ने बहुत अच्छी चीज़ कर दी है, और आपने नहीं देखी है तो हमारे दोनों के आइकन आपको दिख रहे होंगे। तो आप जब ढूंढ रहे हैं कि दीपक वाधवा जी का चैनल कौन सा, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जो आइकन दिख रहे हैं उस पर क्लिक करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना सवाल लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर।